नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद वैष्णव पर। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर कशिका जैन, जो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, ऑथर एंड एनएलपी एक्सपर्ट भी है। इन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बदली है। कई लोगों को, जैसे कि आजकल मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, जिस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनसे बाहर निकाला है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि आज के डेट में जिस टाइप की जो चीज़ें हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम एंड पर्सनल प्रॉब्लम। तो आज हमारे साथ है कशिका जैन जी। तो स्वागत है आपका मैम हमारे पॉडकास्ट चैनल पर, और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद चाहता हूँ। और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप अपना बारे में बताइए, आपकी क्या जर्नी रही है एंड क्या इश्यूज आए हैं एंड क्यों आप इस प्रोफेशन में आए एंड किस टाइप से आपका वर्क चल रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच वैष्णव, आप इतनी दूर से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने पूछा कि इस प्रोफेशन में आने की वजह, मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मुझे खुद सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ डेवलप हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन टोन के लिए, या मैं बहुत ज़्यादा पतली थी तो उसके लिए मुझे बहुत बुली किया जाता था। बुली करने वाले मेरे स्कूल में जो मेरे क्लासमेट्स थे वही थे, और कुछ रिलेटिव्स भी इस तरीके से बुली करते थे बहुत ज़्यादा। तो एक छोटे बच्चे के मन पे इम्पैक्ट पड़ता ही है कि अगर वो बार बार सुनता है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो इतना पतला है कि ऐसा लगता है हैंगर है या बांस पे कपड़े टांग रखे हैं। तो इस तरीके के जब वो हार्ड वर्ड्स कोई भी सुनता है तो उसके मन पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने खुद वो चीज़ सफ़र की है कि मेरे अंदर तरह तरह की फ़ियर्स डेवलप हो गए थे। मैं किसी के सामने जाने से बहुत कतराती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इनके सामने जाऊंगी, फेस करूंगी नहीं, तो ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे, तो बेटर ये है कि इन लोगों से बात ही ना की जाए, चुप जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको कहते हैं हम सोशल आइसोलेशन। अभी मैं वर्ड्स दे पा रही हूँ ऐसे, लेकिन जब मैं खुद छोटी थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत शेम रहती थी, बहुत ज़्यादा मैं शाई होती जा रही थी। अब शाइनेस के पीछे का रीज़न किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी क्यों शाई, तो मुझे और लेबल किया गया, बहुत शाई है, किसी से नहीं बोलती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसका इफ़ेक्ट मेरी पढ़ाई पर आया, और मेरे मार्क्स भी लगातार डाउन हो रहे थे, और मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि एक बार इंसिडेंट मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, तकरीबन 12 साल के करीब की, तो हमारे घर में एक जू मारने की दवाई रखी थी। उस टाइम एक दवाई आती थी ऊना के नाम से। तो बच्चा मन तो जितना सोच सकता है वो यही सोचता है कि अगर ये जू मार सकती है तो ये शायद मुझे भी मार सकती है। सोचो एक 12 साल का बच्चा कितना परेशान होगा, जिसे ये भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो रो रहा है या स्कूल जाने से मना कर रहा है या किसी के साथ खेल नहीं रहा है, तो घर वाले उसे प्यार ही कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों को भी उस टाइम जब मैं छोटी थी तब ये नहीं पता था कि क्या एंग्जाइटी, डिप्रेशन या क्या सेल्फ स्टीम इश्यूज़ होते हैं या बुली क्या होती है। लगता ही है कि बच्चे चिढ़ाते ही हैं। तो जैसे एक दो बार मैंने बताया भी तो घर वाले बोलते तुम भी चिढ़ा दिया करो, या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बट उससे एक्चुअली आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं। जब आपके अंदर डीप डाउन वो बैठ जाते हैं, बार बार आप कितनी बार सुनोगे उसको। तो मुझे याद है वो रात कि सब सो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसको जो जू मारने की दवाई है इसको पी लिया जाता है। तो मैं अपनी जो किचन थी हमारी, वो उसमें मम्मी, हमारा काफ़ी ऊंचा स्लेब होता था तो उस पर रखती थी बच्चों की पकड़ से दूर। तो मैं भगोना उल्टा करके उस पर ऐसे चढ़कर उसे उतारने की कोशिश करती, वो भगोना फिसल गया। अब वो फिसल गया तो वो आवाज़ हुई, मैं गिरी धमधनी एकदम से, और वो सब मम्मी जाग गई। फिर मम्मियों को समझते हुए देर नहीं लगती कि कुछ तो मेरी बच्ची के साथ इतना परेशान है कि क्या उतार रही थी ये आधी रात को यहाँ से, और वो समझ गई कि भगोना लगा के उतार रही थी, तो ऊपर से यही। तो फिर उन्होंने मुझे और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा केयर देना शुरू किया। बट मेरे इश्यूज़ इतने सॉल्व नहीं हो रहे थे उससे, क्योंकि लव और टाइम ना हर चीज़ का भी एक हीलिंग नहीं करता। अंदर से जो चीज़ आपको बॉदर करी है उसका एक बहुत स्पेसिफिक तरीके होते हैं उससे बाहर आने के। तो मेरी टीचर एक मेरी लाइफ में आई जो बुद्ध की फॉलोअर थी। तो उन्होंने मुझे जब देखा, सेंस किया कि ये लड़की गुमसुम रहती है, रोती भी है और पढ़ाई में भी पिछड़ती जा रही है। मेरा उस दौरान स्कूल वगैरह भी चेंज हुआ था सब। तो जब मैं दूसरे स्कूल में पहुंची तो वहाँ पे मुझे ये टीचर मिली। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और मेरी किस्मत अच्छी थी ये कह लो। उनके 2 बेटे थे और उनको लड़कियों से बहुत ख़ास ही लगाव था कुछ। तो उन्होंने जब मेरे को ऐसा देखा तो उन्होंने मुझसे स्कूल ख़त्म होने के बाद बात करनी शुरू करी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो
सब कुछ उससे ही तय होता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी बनेगी। अब मैं छोटी थी तो ये बात उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाई वो मेरे दिमाग में फिट हो गई, क्योंकि मुझे वही समझ रही थी, वही प्यार कर रही थी। अब आप बहुत इमोशनली डाउन हो और कोई ऐसा है जो आपको कुछ तो ऐसा बता रहा है ना जो आपके पेरेंट्स भी नहीं बता पा रहे, राइट। तो उनसे मैं इतना इमोशनली कनेक्ट हो गई कि ऐसा लग रहा था कि उनके सामने जाओ, वेंट आउट करो, जो बोलना है बोलो। तो वो एक तरीके से मेरी टीचर माँ बन गई और मैं जाती थी उनसे बोलती थी, वो मुझे रोज़ समझाती थी कि लिखो अपने बारे में कि मैं लोगों के सामने बोल सकती हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। अगर कोई भी कहता है मैं पतली हूँ तो वो मुझसे चिढ़ते हैं, इसलिए कहती हूँ मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ। मतलब वो मुझे ऐसे इजी अफर्मेशंस जिसको आज हम कहते हैं वो मुझे बताती थी कि ऐसे लिख अपने बारे में, और मेरे को अपने सामने पूरे रजिस्टर भरवाती थी कि लिखो इसको, बार बार बोलो इसको, इस तरीके से। फिर मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम जाओ पार्टिसिपेट करो। तो स्कूल में मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लगी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये सारी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, और उनको भी नहीं पता था कि ये सारी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस करा रही हैं, क्योंकि वो कोई साइकोलॉजी की टीचर तो थी नहीं। तो उन्होंने जो मुझे कराया वो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, ये मुझे आज समझ आता है कि अफर्मेशंस उन्होंने मुझे कराई, मेरे सेल्फ टॉक उन्होंने इम्प्रूव कराई, मुझे एक्सपोजर्स कराए। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ इम्प्रूव हो ही रही थी। और तब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो कहते हैं ना, आपके सामने खजाना ही खुल गया, पिटारा खुल गया, आपको समझ आ गया कि आप बिना जाने भी जो कर रहे थे वही असली प्रैक्टिसेस हैं। तो मैं लकी निकली, लेकिन मेरे जितने लकी लोग कितने होंगे जिन लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती सही समय पर, वो इसी तरह से एंग्जाइटी डिप्रेशन के लूप में, कुछ लोग ओसीडी के लूप में फंस जाते हैं, कुछ लोग अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग स्लीपलेस नाइट बिताते हैं, कुछ लोग ख़राब रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और उनकी लाइफ ऐसी ही चल रही होती है अप एंड डाउन के साथ। सो फिर मैंने सोचा कि अगर ये इतना ही अच्छा वो है, सब कुछ है, तो वाई नॉट इसी फील्ड में ही आगे आप वो जाओ। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे साइकोलॉजी ही पढ़नी है और मुझे इसी को ही अपना करियर बनाना है, कि जैसे मैं बच गई मेरे एफर्ट से, अगर मैं कुछ भी ज़िंदगी बचा पाऊँ तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने लायक बन जाएगी। तो इस तरीके से मेरी खुद की स्ट्रगल से और ये हीलिंग जर्नी में मैं आई। तो मैं अपनी आज भी जो प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं ये सोच के करती हूँ कि ये मेरा एक दूसरा वर्जन है, किसी और रूप में मेरे सामने है। और जिस तरह से मेरी टीचर ने मेरी हेल्प की थी, इस तरह से मैं भी वही टीचर का रोल एक थोड़ा सिस्टमैटिक वे में इनकी ज़िंदगी में निभा रही हूँ। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि ओसीडी, तो ये ओसीडी क्या होता है? ओसीडी एंग्जाइटी की एक बहुत सीवियर फॉर्म होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन होते हैं मेंटल आपके, जिसमें कि आपके दिमाग में कोई भी इमेज बार बार रिपीट हो रही है, कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई पूरा डायलॉग रिपीट हो रहा है, कोई म्यूज़िक रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में, कोई भी आपको अंदर से ऐसा फियर की इमेजेस, कुछ भी ऐसा विजुअल ऑडियो, कोई भी अर्ज आपके अंदर बार बार रिपीटेडली आ रही है, ये कहते हैं ऑब्सेशन। यानी कि वो चीज़ रिपीट मोड पर, यस, ऑब्सेस्ड हो गए हो आप, अनवांटेडली आ रही है। अभी एक मेरे फ्रेंड की जो वाइफ है ना, उनको मतलब हमेशा साफ सफाई करना चाहिए, मतलब वो 10 बार हाथ धो रहे, 10 बार पोछा मार रहे, तो इसको हम ओसीडी बोल सकते हैं? ये ओसीडी ही है, ये क्लीनिंग ओसीडी है। ओसीडी हज़ारों तरीके की होती है, ये एक क्लीनिंग ओसीडी का ही एक टाइप है। तो जिसमें इंसान को अनकंट्रोलेबल अर्ज होती है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं होता उस अर्ज पर, जब तक वो कोई एक्शन ना ले ले उसे चैन नहीं पड़ता है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था। अभी रिसेंटली हमने एक कैंपेन चालू किया था, मतलब गाय को बचाने वाला। तो जैसे कि सड़कों पर एक्सीडेंट होते थे, तो हम भी गाय को मतलब थोड़ा सा कर रहे हैं। तो एक्चुअली आजकल पता नहीं मेरे साथ कैसा हो रहा है कि अगर कहीं कोई भी पशु अगर कहीं पड़ा हो, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता या जब तक उसको प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाती, चाहे वो रात के 12 बजे या 1 बजे, एक अर्ग मचती है। तो वो ओसीडी हो सकता है कि वो एज अ ह्यूमन में मतलब एक दया का भाव है, ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ कि सच में ओसीडी है वो भी? ओके, जो आपने कहा कि आपके साथ ये हो रहा है, ये एक दया का भाव है, इसको ओसीडी नहीं बोलेंगे ना। अगर ये चीज़ ऐसी है कि आपकी डेली लाइफ भी सफ़र करने लगे और आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करने लगे, तो धीरे धीरे आप नेक काम से भी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो ऑब्सेशंस केवल नेगेटिव या अनवांटेड नहीं होते, आपके पॉजिटिव ऑब्सेशंस भी होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नई नई ड्रेसेस के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं, है ना। मोबाइल के साथ आजकल लोग ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, अगर उनका मोबाइल उनसे दूर कर दिया जाए तो वो एकदम से बहुत
अनकंट्रोलेबल एंजाइटी में आ जाते हैं। तो ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, बट जो ओसीडी डिसऑर्डर है उसमें मोस्टली ऑब्सेशंस आपके अनवांटेड होते हैं, अनवांटेड आपके दिमाग में आता है। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ कि ऑब्सेशन मेंटल लेवल पर होते हैं, और जो कंपल्शंस होते हैं वो आप बॉडी के थ्रू जो करते हो, यानी कि एक एक्शन कि जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे आपको फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत डिस्ट्रेस में आप जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि जब तक ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, और आपको चैन नहीं मिल रहा, जो कि लॉजिकल नहीं है, जो कि लॉजिकल नहीं है, टोटली इरेशनल है और अनवांटेड है, आप नहीं चाह रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट बन गए और आपका माइंड आपको फोर्स कर रहा है करो। मतलब अगर किसी को लगा कि यहाँ पर कुछ डर्ट है नहीं, दूसरा इंसान कहेगा अरे साफ तो है, बिल्कुल क्लीन है, देखो मैंने तो छू भी लिया, लेकिन उसके लिए अगर यहाँ पर उसके माइंड ने प्रोजेक्ट किया कि जर्म्स हैं, तो वो यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने टच कर लिया तो वो उससे भी दूरी बना लेगा, और जब तक वो सब क्लीन नहीं कर देगा, ये भी क्लीन, अपने आप को भी क्लीन, उससे चैन नहीं पड़ेगा। एंड केवल एक यही थीम नहीं है, कुछ भी थीम हो सकती है, बार बार डोर चेक करने की, आपको कुछ भी ऐसे चेक करने की, आप किसी के मन में भगवान के लिए बहुत गंदे थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए आ जाते हैं, तो किसी भी तरीके की कोई भी थीम हो सकती है। मेंटली रूमिनेट भी करते रहते हैं लोग, ऊट पटांग थॉट्स आते रहते हैं, नॉन सेंसियल, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो कुछ लोग कंपल्शन माइंड में भी करते हैं कि उनके दिमाग में ऑब्सेशन आया और उन्होंने मेंटली रिविजिट किया पूरे इवेंट को, ऐसा किया था, नहीं किया था, अच्छा मैं वहाँ से निकला था, फिर उसके बाद मैं वहाँ मुड़ा था, फिर ऐसे किया, मेंटली भी रिविजिट करते रहते हैं। और कुछ लोग फिजिकल कंपल्शंस भी करते हैं। तो दोनों ही तरीके से लोग सफ़र करते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऑब्सेशन से सफ़र करते हैं, उनको हम प्योर ओ की कैटेगरी में रखते हैं, और कुछ लोग जिनके ऑब्सेशंस कंपल्शंस दोनों आते हैं, उनको पूरा फुल फ्लेज ओसीडी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। सबकी थीम अलग अलग हो सकती है। तो ये हर एक के साथ होता है, मतलब हर एक ऐसा हो सकता है व्यक्ति कि बस कुछ परसेंटेज में लोग में आते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, सबके साथ तो नहीं होता, सबके साथ नहीं होता, ये कुछ ही लोगों तो ये के क्रिएट साथ कैसे होता होता है? ये आपकी लाइफ में अगर नॉर्मल से ज़्यादा रेंज का स्ट्रेस रहने लगता है, Okay. तो वो स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी में कन्वर्ट होने लगता है। फिर जब एंजाइटी ज़्यादा लंबी खिंच जाती है और उस आप एंशियस मोमेंट में हैं, मतलब किसी डिस्ट्रेस में चल रहे हैं, और उस टाइम आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ कि आपकी सेंसेस ने कुछ कैच किया, आपने कुछ रेफरेंस उठा लिया, सुन लिया, या सडन आपके दिमाग में कुछ आया और आपने उसको एक्ट कर लिया, तो ये धीरे धीरे फिर वो डेवलप हो जाता है। फिर रिपीटेशन, यानी कि उसका कंडीशनिंग इफेक्ट हो गया। तो इसमें डॉक्टर पावलोव का एक कंडीशनिंग का सिद्धांत फिट बैठता है। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने डॉग के सामने बेल बजाई, तो डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे फूड दिया, तो फूड से सलाइवेशन हुआ, जो कि उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। फिर उन्होंने रिपीटेडली यही किया, बेल बजाना और उसके बाद फूड देना। तो एक दिन उन्होंने पाया कि बेल बजते ही डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि डॉग समझ गया कि अब घंटी बजी है तो खाना भी आएगा। सो ऐसे ही ओसीडी वालों का ट्रिगर सेट हो जाते हैं, कंडीशनिंग इफेक्ट आ जाता है। कई बार उनको खुद भी नहीं पता चलता, और कई बार उनको पता होता है कि धीरे धीरे हम इस लूप में फंसे हैं, बट एक बार फंस गए तो फिर वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, क्योंकि अनकंट्रोलेबल एंजाइटी। इससे बाहर निकाला जा सकता है 100%। मतलब क्या तरीका हो सकता है? अगर इसमें साइकोथेरेपीज बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि वो ऑब्सेशन आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, इरेशनल फियर है, तो हम इसमें साइको एजुकेट करते हैं। CBT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, इसकी बहुत सारी साइको एजुकेशन वाली थेरेपीज होती हैं। टाइम लगता? थोड़ा सा टाइम लगता है। उनके जो कॉग्निटिव एरर्स होते हैं कि देखिए ये आपका दिमाग मैग्नीफाई कर रहा है किसी चीज़ को, देखिए यहाँ पर आप पर्सनलाइज कर रहे हैं, तो उनके कॉग्निटिव एरर्स ना हम पकड़ने में उनको सिखाते हैं कि कैसे पकड़ते हैं। फिर उनको अवेयरनेस तो आ जाती है, पर अवेयरनेस आने के बाद भी जो एंग्जाइटी और जो फियर हो रहा है उसको माइंडफुलनेस टेक्निक से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से, हिप्नोथेरेपी से, NLP की टेक्निक से, उनकी एंग्जाइटी से और उसकी कंडीशनिंग से डिटैच किया जाता है। एंड फिर धीरे धीरे उनको ग्रेजुअल एक्सपोजर्स कराए जाते हैं, फेस कराया जाता है उस सिचुएशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गंदा लग रहा है, यहाँ पे टच करो आप, और टच करके आपको एंग्जाइटी होगी, आपका मन करेगा कि धो लूँ मैं, लेकिन आप रिलैक्स रहो, थोड़ा टाइम वेट करो और इस एंग्जाइटी को ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने दो, और आपको हम कंपल्शन नहीं करने देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपका धीरे धीरे उस सिचुएशन को फेस करने की कैपेसिटी बढ़ती रहती है और आप उसमें नॉर्मल होने लगते हैं। तो जिसकी जैसी थीम होती है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सपोजर्स, टेक्निक्स प्लान की जाती है, और एक टाइम आता है कि वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। बल्कि इस पूरे प्रोसेस में इंसान इतना एम्पावर हो जाता है कि और भी कोई चीज़ अगर उसकी तरफ आने की कोशिश करो, अटैक करने की कोशिश करी हो, उस सबसे भी बच जाता है वो। ओके,
तो मैम जैसे कि पहले तो हम कभी डिप्रेशन वर्ड नहीं सुनते थे, लेकिन आजकल बड़ा चलन में है। तो ये डिप्रेशन एग्जैक्ट होता क्या? क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि थोड़ा सा हमें टेंशन है तो हम डिप्रेस्ड है, लेकिन एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि वो डिप्रेस्ड है। तो डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन होंगी? डिप्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म हो गया है। आज जरा सी बात पे कोई उदास है तो उसको लगता है वो डिप्रेस डिप्रेस है ना। ये एक फैंसी टर्म सी हो गई है। डिप्रेशन वो नहीं होता। डिप्रेशन एक सीरियस क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्पेशली आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत डाउन चले जाते हैं और आपका मूड कॉन्टीन्यूसली लो बना रहता है। अच्छा। वो एक्सटर्नल इवेंट का, अपने खास लोगों से मिलने पर भी, कोई गुड न्यूज़ सुनने पर भी आप उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पाते हो, आप हैप्पीनेस फील नहीं करते हो। तो जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं हम देखते हैं कि अगर लगातार 2 वीक्स तक एटलीस्ट पर्सन का मूड चेंज ही नहीं हो रहा है, 2 weeks? और यस 2 वीक्स मिनिमम, और उसमें भी ये है कि अगर उसकी हाइजीन भी पुअर होती जा रही है, उसका एपिटाइट भी गड़बड़ हो गया है, भूख उसको कम लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा है उसमें, है ना, उसकी जो डेली का वर्क है उसमें भी स्ट्रगल कर रहा है, वो मन नहीं कर रहा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे पहले अगर टीवी देखता था उसमें मन नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बहुत थकान सी रहती है, बॉडी पेन डेवलप कर लिया गया है उसने, और गुमसुम बैठा रहता है, आइसोलेटेड, डार्कनेस उसे पसंद आ रही है। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स चेक करते हैं। सब में सब नहीं होंगे, सब में वेरिएशन होंगे। तो वो सब जब चीज़ें चेक करते हैं हम और देखते हैं कि लगातार इस पर्सन की कंडीशन ऐसी ही बनी हुई है, फिर हम उसको बोलते हैं कि डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन की भी बहुत सारी अलग अलग फिर सब फॉर्म्स आ जाती हैं। तो वो पर्सन से इंटरव्यू करके, डीप डिस्कशन करके और उसके असेसमेंट्स लेकर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं और फिर उसको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो ये विटामिन डिफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है? जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि विटामिन डी के कारण व्यक्ति डिप्रेस हो सकता है, या उसको रात को नींद नहीं आती तो नींद के कारण भी वो मतलब उसमें लो फील कर सकता है। अब B12 लेवल डाउन होते हैं या विटामिन D3 डाउन होता है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन की कंप्लेन कुछ लोगों में आती है। और डेफिनेटली आपके फूड का तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका जो शरीर और मन है वो जुड़ा हुआ है, आप साइकोसोमैटिक हैं। और नींद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ऑप्टिमम जो स्लीपिंग आवर्स है उससे कम सो रहा है तो एक दिन में तो नहीं इफेक्ट आएगा, बट धीरे धीरे उसका इतना इफेक्ट आएगा कि उसका मूड पे इफेक्ट आएगा, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होगी और ग्रेजुअली वो डिप्रेशन की तरफ जा तो कहीं ना सकता है। कहीं मुझे लगता है कि जो मेजर प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं नींद है। आजकल 12-2-3 बजे तक लोग सो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है नींद के कारण? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि नींद आजकल लोगों ने ना अपने आप को कूल दिखाने के लिए रात को 1-2 बजे से पहले वो सोना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि ये तो पुराने लोग थे जो 8 बजे 10 बजे सो जाते थे। अभी हम आज की जनरेशन के हैं तो हम पहले रात को वेब सीरीज़ देखेंगे। अब आप लैपटॉप पर देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो ब्लू लाइट के एक्सपोजर में है। आपका ब्रेन तब तक मेलाटोनिन सिक्रीशन करेगा ही नहीं जब तक कि आप सारी लाइट्स ऑफ नहीं कर दोगे, क्योंकि आपका ब्रेन कंडीशनड है सालों से कि डार्कनेस से, कि जब डार्कनेस होगी तभी आपके अंदर मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट होगा। अब आप इतनी लाइट में बैठे हुए हो, आप गैजेट के साथ हो जो आपके कॉन्शियस माइंड को एंगेज करे हुए हैं, हर समय सीन बदल रहा है, उसमें एक्शंस हो रहे हैं, कुछ भी है, तो आपका कॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट है, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो, आप कैसे सोओगे? नहीं सोओगे। फिर आपने ये सब करके आप लेटे बिस्तर पर, तो फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपको क्या है ना, टाइम ड्यूरेशन नींद में जो जाते हैं, एक लेटती थोड़ी ना जाती है, 2-4 मिनट लगते हैं किसी को 10 मिनट लगते हैं, वो स्ट्रेच होता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, और धीरे धीरे फिर आपको ना प्रॉब्लम होने लगी। या तो सबसे पहले आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होगी, आपको लाइट स्लीप आ रही है, आपको बहुत सपनों वाली स्लीप आ रही है, या आपको घंटों हो गए करवट बदलते बदलते आपको नींद नहीं आ रही है, या मिडनाइट अवेकनिंग हो रही है, या सुबह फ्रेश ही नहीं फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। हाँ, दोपहर में जब आप रात को डिस्टर्ब्ड हो गए तो आपको तो दोपहर में तो होगा ना, यॉर्निंग आना, लेजीनेस आना, नैप लेने का मन करना, ये सब होगा ही। तो वो जो हमारा कूल बनने के चक्कर में खुद को बर्बाद करने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि नींद में आपकी रिपेयरिंग होती है, आपके अंदर ऑटोफेजी भी काम करती है, बॉडी खुद को हील करती है, रिपेयर करती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सारी इन्फॉर्मेशन सेटल करता है,
अब आपने उसी को ही खराब करना शुरू कर दिया है, तो आपके बॉडी एंड माइंड में सफरिंग तो डेवलप Develop होगी ही होगा। होगी, 100% होगी उससे। मैं देखता हूँ कि आज के डेट में जैसे कि नींद के लिए कुछ मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स आते हैं या कुछ दूसरे भी सप्लीमेंट आते हैं, तो वो क्या सही रहते हैं? देखिए स्प्रे भी आते हैं, सप्लीमेंट्स भी हाँ। आते हैं, सब आते हैं। आने को तो ये बहुत समय से आ रहे हैं और आते ही तो रहेंगे। मेलाटोनिन गुड है? देखिए आप एक्सटर्नल कुछ भी लेते हैं तो आप बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी जो है उसे प्रोड्यूस करने की वो लगातार फिर कम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ज़रा, घर में अगर सपोज मेरे घर में हाउस हेल्प है और वो मैं जाती हूँ और सब कुछ वेल प्रिपेयर तैयार रखती है, तो क्या मेरा वही मोटिवेशन रहेगा अपने घर में जाकर खुद ही अब काम करने का, मेहनत करके नहीं, करने अगर का? कोई स्टार्टिंग के लेवल पे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है तो सपोर्ट के लिए यूज़ करते करते लोग ना डिपेंडेंट हैबिट हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है अरे वाह ये सप्लीमेंट लिया, ये स्प्रे वो यूज एक ही किया, टाइप ये का करा। ओसीडी हो बोल सकते फिर धीरे धीरे हाँ बढ़ मतलब जाएगा जब वो। कोई भी अगर हैबिट ऐसे कर लेते हैं कि बस उसके बिना आपका काम ही नहीं चल रहा है तो वो ऑब्सेशन ही हो Obsess हो जाता गया है। then वो, हाँ। तो लोग क्या करते हैं फिर उसकी हैबिट डेवलप कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि चलो मैंने टेम्परेरी 1 वीक के लिए लिया, अब मैं एक्सरसाइज करूँ, अब मैं अपना रूटीन इस्टेब्लिश करूँ, अब मैं अपना डाइट थोड़ा ठीक करूँ, मैं अपनी टेंशन्स कम करूँ, अपने आप को डिस्कनेक्ट करूँ और सोने से 1-2 घंटा पहले जो डिजिटल डिस्कनेक्ट है वो करूँ। ये सब नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम डिस्करेज करते हैं कि जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि आप बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हैं घंटा 2 घंटा भी, तब तक आप ये सारी ऑल्टरनेटिव चीज़ें मत यूज़ कीजिए। नेचुरली एबिलिटी डेवलप कीजिए, बिकॉज आपके पास इनबॉर्न एबिलिटी है। आप माँ के गर्भ में भी सोए ही हैं और क्या हुआ है, ठीक है ना। तो आप ना कुदरत से ये गुण लेकर आए हैं कि आप बिस्तर पर लेटते ही सोने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कुदरत के द्वारा। तो उसी नेचुरल एबिलिटी को जिसे आपने लापरवाही से खराब किया है उसे दोबारा डेवलप कीजिए, वापस से कनेक्ट हुई सेल्फ से, नेचर से, सराउंडिंग से, एंड जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। मतलब मोबाइल का यूज़ नहीं करना रात को? मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, बहुत हैवी नहीं खाना है, बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, कैफीन नहीं लेना है आपको, कैफीन नहीं लेना है। ये सब चीज़ें जो नहीं करनी है, जो कि मेलाटोनिन सिक्रीशन में हैम्पर करती हैं, वो सब चीज़ें आपको बंद कर देनी है। राइट, हल्का फुल्का खाना है। हल्का फुल्का लेकिन खाना है, हमको बचपन से ये सिखाया है कि रात को सबसे ज़्यादा खाया जाए, ये गलत सिखाया गया है। क्योंकि आप देखिए ना कि जब आप और सुबह रात कम को- खाते हम। सुबह जबकि आपको ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना चाहिए, दोपहर में आपको मॉडरेट लेवल का, एंड शाम के टाइम पर आपका लाइट। क्योंकि आपके सोने से पहले जो फूड को 3 से 3.5 घंटे का एवरेज टाइम लगता है डाइजेशन में, जब आप खा रहे हैं आपके सोने और खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप हो जाए, ताकि ऊपर का जो डाइजेशन का काम है वो हो जाए और तब आप सोएं। लेकिन ये जो गलत हम लोगों को सिखाया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस एकदम तो आते नहीं हैं, नहीं आते। वो बाद में आते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा। सवेरा। तो हमें सुधार लेना चाहिए लाइट, क्योंकि शाम के टाइम पर हमारे अंदर जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती Digestive fire है होती वो है। थोड़ा सा स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। Right. वो इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती है जितना कि आपके सुबह और दोपहर के टाइम होती है। तो हमें करेक्शंस करने चाहिए। ऐसे तो हमें बहुत कुछ गलत सिखाया गया, बहुत कुछ गलत बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाए तो हमें बदलाव कर लेना या चाहिए जल्दी अपने खा लो, अंदर। नहीं तो कोई जैसे अभी खाया और 1 घंटे बाद सो गया तो वो भी गलत है। 10 मिनट पहले भी हाँ। प्लेट सरकाई और सो सो गए। गए। ये Right. आजकल जो ऐसा है ना कि एक ट्रेंड चल रहा है ना, जोमेटो स्विगी Zomato, वगैरह का Swiggy, इसका, हाँ। ठीक है ना। तो क्या होता है कि लड़के लड़कियां रात को बात भी कर रहे हैं, अच्छा मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, अभी मैं ऑर्डर मारा और भिजवाया उसको। ये सब चीज़ें प्यार और आपका लाड अपनापन नहीं है, ये दूसरे को आप बहुत साइलेंटली किसी इशू में धक्का दे रहे हो धक्का दे रहा है। और आप समझ रहे हो ये प्यार है आपका। राइट। तो आप कुदरत के नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में सफरिंग आएगी ही आएंगी आएगी। आएंगी। तो जैसे कि मैम मैं देखा आप हमेशा बिजी रहते क्लाइंट के साथ, तो जितने भी प्रकार के जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो अधिकतर वो कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके आती है, मतलब एक कॉमन क्या चीज़ है लोगों में कि वो लोग उससे परेशान है, या कौन से चैलेंजेस लोग आज के डेट में फेस करते हैं? सबसे ज़्यादा आज जो है ना एंजाइटी, और फिर एंजाइटी की किस टाइप की वैरायटी। एंजाइटी? लोगों को एंजाइटी किसी भी चीज़ से डेवलप हो सकती है। एंजाइटी एक्चुअल में किसको कहेंगे हम? ओके, एंजाइटी हम सब में होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर एंजाइटी नहीं होगी, घबराहट? नो नॉट घबराहट, एक थोड़ा सा जो हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाना, यानी कि हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी एक्शन लेने की पावर को बढ़ाते हैं। जैसे एक बच्चे का एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम टाइम में भी वो सीरियस नहीं होगा उस एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई नहीं करेगा,
तो वो क्या है, बहुत रिलैक्स रहेगा, अरे कुछ नहीं, एग्ज़ाम ही तो है, तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कुदरत ने कुछ ऐसा हमारे अंदर इंतज़ाम किया है कि हमारे अंदर हमें एक्टिव करने वाले हार्मोन्स भी हैं, राइट, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, है ना, कॉर्टिसोल, अड्रेनल, इस तरीके के जो है। तो अब जो एंग्जाइटी है वो बेसिकली एक स्टेट है, ठीक है, एक इमोशन है, एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड। सो एंग्जाइटी हम सबके अंदर है, स्ट्रेस हार्मोन्स भी क्योंकि हम सबके अंदर है, तो हम सभी लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं, एंग्शियस भी फील करते हैं, और कभी कभी लो भी फील करते हैं। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में, अगर आप और हम अपना पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं, तो अगर हम अपनी डायबिटीज़ को मेजर कराएं तो कुछ तो शुगर रेंज आएगी ना, आएंगी, बिल्कुल नील तो नहीं होगी ना, लेकिन उस रेंज में अगर हम आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम नॉन डायबिटिक हैं। लेकिन अगर वो रेंज आउट हो गई तो क्या होगा, हम डायबिटिक हो गए। उससे बहुत डाउन हो गई तो भी लो शुगर लेवल की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक रेंज है। तो सिमिलरली माइंड में भी सब चीज़ों की एक रेंज है। तो एंग्शियस फील करना कुछ बुरा नहीं है, बट उसका भी एक रेंज है। अगर आप उस रेंज से अबव कूदते हैं तो प्रॉब्लम है। अब वो रेंज से आउट कब होते हैं आप, जब आप बहुत ज़्यादा टू मच बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं, या आपने अपनी कैपेसिटी तो देखी नहीं, मेजर नहीं करी, और आपने सपने बहुत बड़े बड़े पाल लिए हैं आपने, इस तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस पावर बहुत ज़्यादा कम है, आप फॉरगिविंग नहीं हैं, आप रियलिस्टिक नहीं सोचते हैं, आप बस एक ड्रीमी स्टेट में रहते हैं, आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं आसपास से। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ाती है। और जैसे ही आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए रहते हैं, उनका लेवल अप रहता है, तो फिर आपकी एंग्जाइटी आउट ऑफ रेंज होने लग जाती है। छोटी छोटी बातों पर आप बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी बहुत ज़रूरी है, ये नेचुरल इमोशन है। जैसे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम सब लोग इसीलिए तो इतना फास्ट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे अंदर एड्रेनल, कॉर्टिसोल का रश चल रहा होता है। तो एग्ज़ाम टाइम में भी ये होता है, कोई जॉब पे परफॉर्मेंस है या जॉब का इंटरव्यू है, ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि हम सभी नॉर्मल एंग्शियस फील करते हैं। बट जो भी लोग लाइफस्टाइल में गड़बड़ी करते हैं, खाने पीने में लापरवाही, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, पैसिव लाइफस्टाइल, और जो मैंने आपको बताया, तो वो उनका रेंज आउट हो जाता है। जैसे सिमिलरली आप देखो ना, अगर आप हर समय चिकनाई खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अगर आप ऐसे माइंड पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो आपका एंग्जाइटी का लेवल भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो एंग्जाइटी में किसी को सोशल एंग्जाइटी है, उसको ये लग रहा है, उसको माइंड रीडिंग हो रही है कि लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मेरी हाइट ठीक नहीं है, उसको ये, किसी को कंसर्न है, किसी को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है कि उसको जॉब में परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी, किसी को रिलेशनशिप एंग्जाइटी है, किसी को कहीं पर कुछ भी और नई बिगनिंग करनी है, चेंज करना है, उस चेंज से वो घबरा रहा है, किसी को ट्रैवल एंग्जाइटी है, उसे फ्लाइट में जाने से डर लग रहा है, किसी को कोई सर्टेन फियर एंड फोबियाज हैं, किसी को पानी से डर लग रहा है, तो किसी को लिजर्ड से डर लग रहा है, किसी को हाइट से डर लग रहा है। तो ये एंग्जाइटी किसी को किसी भी वजह से हो सकती है, मतलब वो उसमें पहले से ही परसीव कर रहा है थ्रेट, और उसके माइंड ने कुछ फियर कैच कर लिया जो कि अनरियलिस्टिक है। एक होते हैं रियलिस्टिक फियर, जैसे कि अगर यहाँ पर आग लगे तो आपको और मुझे, है ना, ये तो हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, फाइट फ्लाइट मोड में आ जाएंगे और भागने की सोचेंगे, ठीक है। तो एक होते हैं अनरियलिस्टिक फियर, जो कि सिर्फ आपकी अजम्पशंस होती हैं, आपके लिए माइंड ने परसीव कर लिया उसको, कहीं से सुनकर या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो आपके माइंड ने उसे याद कर लिया, तो वो आपके पर्सनल फियर्स है, वो जनरल फियर्स नहीं है। तो पहले से ही माइंड बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि बिल्कुल वर्स्ट उसका मीनिंग निकाल कर आपको डरा रहा है, एंड आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपकी ब्रीदिंग अनइवन हो गई है, आपके अंदर बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत अनईजीनेस है और आपको बहुत घबराहट हो रही है इस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके अंदर एंग्जाइटी के लेवल को फिर मेंटेन करके रखती हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करते हैं। तो जो भी इंसान बहुत एंग्शियस होता है, उसको जो अपनी अजम्पशंस होती हैं वो ही सफ़र करा रही होती हैं, जो उसके परसीव्ड थ्रेट्स होते हैं वो उसको सफ़र करा रहे होते हैं। तो उसकी सारे के सारे ये अजम्पशंस, उसके जो फियर्स, जो उसके केवल अपने पर्सनल कॉग्निटिव फियर्स हैं, वो उसको लगातार एंग्शियस फील कराते हैं। वो बनते उसके सराउंड से, जो जैसे वो माहौल में रहता है। आप देखिए ना वैष्णव की एक इंसान कैसे बनता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से बाद में सीखते हैं, सबसे पहले हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, वो हमें दुनिया से इंट्रोडक्शन कराते हैं। अब मान लीजिए मेरी माँ ने इंट्रोडक्शन दुनिया से कराते वक्त ही मेरे दिमाग में 10 बातें भर दी कि तुम्हारी दादी ऐसी है, यहाँ बाहर जाओगे तो बच्चे तुम्हारा सामान चोरी कर लेंगे, कुछ भी ऐसे भर दिया, तो मेरे लिए एक दुनिया का व्यू क्या हो गया, पहले से ही नेगेटिव हो गया।
ठीक है। तो ये जो आपके केयर गिवर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपको पालने वाले होते हैं, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि शुरुआती 8 साल आपके आगे के 80 साल तय करते हैं। क्योंकि एक एवरेज लाइफ हम मान के चल रहे हैं कि 80 साल चलो जिएगा इंसान। तो जो शुरुआती 8 सालों में हुआ है उसकी इतनी डीप कंडीशनिंग आपके अंदर होती है, क्योंकि उस टाइम पर आपका मन एक स्पॉन्ज की तरह होता है। उसे आप गंदे पानी में डुबाओगे तो भी वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, आप उसे साफ पानी में डुबाओगे वो भी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो एब्जॉर्ब किया हुआ है, जो फर्स्ट प्रिंट्स हैं आपके, वो बहुत गहरे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड नहीं है जो इस तरीके की यूजलेस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सके या क्वेश्चन कर सके। ठीक है, वो तो है नहीं, वो एब्सेंट है। तो जो भी गया वो सीधा अंदर डंप हुआ। तो 8 साल तक मोस्टली लोगों की सेल्फ स्टीम बर्बाद हो जाती है, उनके अंदर इतने फियर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, उनका व्यू लोगों के लिए, वर्ड के लिए नेगेटिव हो जाता है, और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म खो देते हैं, क्योंकि उनको कंपैरिजन से पाला जाता है। उनको ऐसा लगता है कि बस जो है वो मेरे से तो बेटर दूसरा ही है, और हर वक्त कोई मुझे वॉच कर रहा है, मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे इस दुनिया के लिए जीना है। वहाँ से ही सीड पड़ जाता है उस स्ट्रेस के बड़े रहने का, उस एंग्जाइटी का। तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, और हमें पता भी नहीं, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे साथ ये सब होता रहता है। कॉन्शियसली हम सोचते हैं अरे सब ठीक है, या चलो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जब उस सिचुएशन में जाने को होते हैं तो अंदर जो बॉडी में रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं, आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल से आ रहे होते हैं। तो ये गड़बड़ी हुई होती है, तो ये कंडीशनिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इंसान लगातार सफ़र करता है। तो जो आपने पूछा ना एंग्जाइटी में कोई बुराई नहीं है, अगर बिल्कुल भी एंग्जाइटी ना हो तो हम आप कुछ भी ना कर पाएंगे। तो एंग्जाइटी होना बहुत ज़रूरी है, बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर गलत है। तो इससे बाहर निकल सकते हैं? 100% बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, OCD भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही तो है। इसकी भी थेरेपीज होती है? सब थेरेपीज होती हैं। अगर कोई थेरेपी ना करे तो ऐसा कुछ? सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बहुत सारी, और मतलब गूगल पे, आपका जो यूट्यूब थॉट पर है, जिस थॉट को आपने पकड़ के रखा उसको रिप्लेस करना है अच्छे थॉट में, पॉजिटिव वे में। और सबसे पहले ना आपको रूट कॉज समझना होता है, रूट कॉज समझना होता है कि आखिरकार मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पर्सन एंग्शियस फील करता है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करने जाते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। तो एक लड़का था, वो जब भी परफॉर्म करता था, जैसे वो कंपनी में, कॉर्पोरेट में जॉब करता था, तो वहाँ पर उनके क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेज पर बुलाना होता है या कभी प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो उसको जब भी ऐसा परफॉर्म करना है जहाँ पर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सारा लोगों का फोकस उस पर है, तो उसको बहुत घबराहट होती थी। उसको ऐसा लगता था कि बस वो नहीं दे पाएगा और वो वहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, ये उसको लगता था। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, आपका मजाक उड़ाया है ना, या आपसे किसी ने इस तरीके की बातें बोली कि रहने दे तेरे बस की नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है? तो उसने बोला हाल फिलहाल में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट स्कूल में मैं 1-2 बार पार्टिसिपेट करने के लिए जब खड़ा हुआ था तो मैं एक बार तो जो बोलना था मुझे मैं भूल गया था, और फिर जो बच्चे थे उन्होंने सबने मजाक उड़ाया था, टीचर ने भी मुझे डांटा था इस तरीके से। और उसके बाद मैंने 1-2 बार और ट्राई किया, तो 1-2 बार जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद भी मुझे उसी तरीके का फियर हुआ, तो मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैंने नाम लिखवाया और कटवा दिया। तो अब बस इतना ही क्लू मिलना ज़रूरी होता है। तो हमने फिर उसकी हिप्नोथेरेपी करी। हिप्नोथेरेपी से हम उसको उसी एज में लेकर गए, उसके यंगर सेल्फ से मिलवाया और उसके जो अंदर सजेशंस पड़े हुए थे उनको रिप्लेस किया। हिप्नोथेरेपी में क्या होता है? हिप्नोथेरेपी एक तरीके की साइकोथेरेपी होती है, जिसमें हम कुछ टेक्निक्स से, आपने जैसे फिल्मों में देखा भी होगा ना, पेंडुलम से ऐसे करते थे, तो पेंडुलम ही नहीं, अब तो बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं जिसमें हम कुछ तो नहीं होता ना उसमें? नहीं, मेडिटेशन से डिफरेंट होती है। मेडिटेशन एक जर्नल मेडिटेशन होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गाइडेड मेडिटेशन से और हिप्नोथेरेपी से, बट हिप्नोथेरेपी थोड़ा और डीप लेवल पर बहुत स्पेसिफिक, और एक थेरेपिस्ट जो है बहुत ही स्पेसिफिक आपके लिए कमांड डिजाइन करता है, उसमें वो होती है। हिप्नोथेरेपी आज के डेट में कुछ यूनिक मतलब थेरेपी है? ये हिप्नोथेरेपी बहुत प्राचीन थेरेपी है, पहले से थी, बहुत पहले से थी। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले लोग उसको इतना यूज़ नहीं करते थे, अभी हम क्लिनिकल रेफरेंस में उसको यूज़ करते हैं। आने वाले समय में आप देखते हैं कि मतलब कुछ नया और आएगा, जैसे कि NLP, हिप्नोथेरेपी, तो ऐसा कुछ और आ सकता है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए क्या है ना कि ऐसे तो जो बेस है उसी में से निकल कर बहुत सारी जो है ना आती रहती है। जैसे NLP है, NLP कुछ नई नहीं है, NLP साइकोलॉजी का ही एक छोटा एडवांस वर्जन, उन्होंने कुछ चीज़ों को
डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में हम कहते हैं कंडीशनिंग, और उसी चीज़ को हम एनएलपी में कहते हैं एंकरिंग। हम अफर्मेशंस कहते हैं साइकोलॉजी में, और उसी चीज़ को इनकैंटेशन कहते हैं आप एनएलपी में। तो एनएलपी कुछ नया नहीं है, बट उसी का एक मॉडर्न शॉर्ट वर्जन है कि आप पूरा साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ सकते इतने सालों तक, तो आप एनएलपी सीखकर अपने इश्यूज़ या किसी और के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मदद कर सकते हो। इस तरह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और आता ही रहा है। बट जो जैसे हिप्नोथेरेपी से मैं इसका एग्जाम्पल दे रही थी आपको, तो हमने इसको यंगर सेल्फ से इसको मिलवाया और वहाँ पर जाकर जो बच्चे इस पे हंस रहे थे या ब्लैंक हो गया था ये वहाँ पर अपनी बात बोलते बोलते, तो हमने उसको बोला कि मानो एज इफ कि तुमने भूल गए, लेकिन फिर तुमने अपने आप से बोला अपने अंदर कि यार मुझे याद आ जाएगा, और तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही वो चीज़ याद आ गई और तुमने कंप्लीट किया। और तुमने अपने आप को बोला कि इट्स नॉर्मल, कि अगर कभी कभी हम बोलते बोलते कुछ ब्लैंक हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल। तो हमने उसके अंदर वो वॉइसेस डाली, उससे वो एक्ट कराया वहाँ पर, और उसको देखा कि जो बच्चे हंस रहे थे वो हंस नहीं रहे, वो पॉज होने पे तुम्हारे हल्के से हंसने ही वाले थे, और जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया ताली बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये सारे एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा हमने उसको विविड इमेजिनेशन कराई कि सब कुछ देखना भी है कलरफुल फॉर्म में, और साउंड भी जो डाले हमने उसको सुनो प्रॉपरली और फील करो कि ये रियलिटी है। एंड देन फिर उसको हम आगे ले गए, पीछे करेक्ट किया, फिर हम आगे ले गए कि अब देखो तुम अपने ऑफिस में हो, तुम्हारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम्हें 50 लोगों के सामने अपनी ये प्रेजेंटेशन देनी है। तो वहाँ पर तुम बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना लैपटॉप खोल रहे हो और तुमने अपना पूरा प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो रहा है, और तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक्सप्लेन कर रहे हो सब चीज़ें इस तरीके से, उसको पूरा फील करा दिया एज इफ टेक्निक से। तो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई, क्योंकि जब आप फिजियोलॉजिकली कोई चीज़ फील कराते हो, कॉग्निटिवली कोई चीज़, साउंड, इमेजेस, सब डायलॉग्स इंसर्ट कर रहे हो, तो बॉडी को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये सब चीज़ें अभी मेरी इमेजिनेशन में हो रही है, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ एज इफ, या फिर ये रियल है। वो उसमें केमिकल रिएक्शंस देने लगता है, आपके न्यूरॉन्स में एक्टिविटी होती है, आपके नए कनेक्शन बन जाते हैं, एंड आपकी मेमोरी फिट हो जाती है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप वहाँ जाते हो तो आपका माइंड रेफरेंस लेता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ईजी है, मैंने तो ये किया हुआ है, क्योंकि माइंड के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही है। तो वहाँ पर वो चीज़ काम करती है, और वो लड़का फिर बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देने लगा आराम से। राइट। तो मैम जैसे कि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि कोई भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, 15 साल 16 साल या जब स्टार्टिंग से जब से बर्थ होता है तो अपनी माँ के साथ रहता है, परिवारों के साथ रहता है, लेकिन 18 साल के बाद चाहे कोई लड़की हो तो उसमें एक अलग सा ही, जब युवा हो जाते एक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है दूसरे अपोजिट जेंडर के। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी माता को भी छोड़ देता है, रिश्तेदारों को भी छोड़ता है, और वो जो पर्सन है जिसके साथ वो मतलब कभी नहीं रही, कुछ टाइम का समय उन्होंने बिताया, तो वो मतलब उसके लिए ही हर कुछ करने लगता है। और आज के डेट में चीज़ें हो रही है तो उसमें घर वाले भी परेशान हैं, और वो उनको लगता है कि हम कैसे उसको मतलब समझाएं। तो उसके बारे में मतलब आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि मतलब क्या चीज़ें हैं, जैसे आपकी भी लड़की है तो मतलब आप भी मतलब क्या देखते हो उसमें? देखो, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा जो है ना वो 18 साल तक तकरीबन अपने पेरेंट्स के उसमें इन्फ्लुएंस में रहता है, और अब ये एज घट के कम हो गई है वैसे, अब 12 साल तक ये एज आ गई। और उसमें कहीं ना कहीं जो समाज है उसका प्रेशर आता है कि आपकी लड़की ये वो, तो थोड़ा सा घर वाले भी काफ़ी डिप्रेस रहते हैं और वो बच्ची भी काफ़ी डिप्रेस रहती है। तो घर वालों को मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे, और उस लड़की को मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे पहले ये एज 18 थी, अब ये घटकर 12 हो गई, क्योंकि 12 साल का बच्चा आज सोशल मीडिया के एरा में बहुत मैच्योर हो जाता है, वो उन चीज़ों से एक्सपोज्ड हो जाता है जो चीज़ें अभी उसके मतलब की भी नहीं है। और आजकल लड़कियाँ पीरियड से भी बहुत जल्दी हो जाती है। पहले जहाँ 13-14 साल के होते थे, आज 10-10 साल की, और कुछ केसेस तो 8 साल के बच्चों के भी मिलते हैं। तो इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, और कहीं फूड के कारण भी, फूड के कारण इन्फॉर्मेशन के कारण, दोनों के कारण है ये, बिल्कुल। एंड उसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली उसमें अट्रैक्शन अपोजिट जेंडर के लिए होता ही है, नेचुरल है, कुदरती है, सबको होता है उस एज में। अब जिस बच्चे की बॉन्डिंग पेरेंट्स से बहुत अच्छी है, उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, समाज की इज्जत सब छोड़कर एकदम से किसी के पीछे इतना वो हो जाएगा। जहाँ पर भी पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, पेरेंट्स फ्रैंक नहीं होंगे, खुलकर बात नहीं करेंगे, एजुकेट करके नहीं रखेंगे बच्चे को, वहाँ पर बच्चा इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। और उसके अंदर जो केमिकल रश है
वो उसे फोर्स करेगा उससे बात करने को, उससे मिलने को, किस करने को, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, मतलब वो कोई भी लिमिट तक जा सकता है। और ये सारे वो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसको पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है अंदर, वो नेचुरली हो रहे हैं उसके साथ, और उसको उसी चीज़ की एडिक्शन हो रही है क्योंकि वहाँ से उसे अटेंशन मिल रही है, वहाँ से उसको वो मिल रहा है जो फैमिली से नहीं मिल रहा। तो वो बच्चा जो डिप्राइव्ड था वो वहाँ पर ज़्यादा ऑब्सेस्ड कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को इक्वली लव अपने घर से मिलता है, अंडरस्टैंडिंग, फ्रीडम मिलती है, एक बॉन्डिंग मिलती है, वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है बस। और मुझे पहले अपना भी करियर सेट करना है और उसका भी कि पहले करियर सेट कर दूँ तब हो। जैसे मैं आपने मेरी डॉटर के बारे में बोला, शी इज़ 15, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं बहुत ही फ्रैंक मदर हूँ, मैं उससे बहुत खुलकर बात करती हूँ। मैंने उसको हर चीज़ में एजुकेट कर रखा है कि बेटा इस टाइम पर जो आपकी एज चल रही है उसमें आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस, कि आपको अपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन फील होगा एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हो और आप क्या कर रहे हो। बी माइंडफुल अबाउट इट। अगर आपके अंदर की कॉन्शियस मम्मा पापा के दिए हुए संस्कार और आपकी आगे की लाइफ को आप देख पाते हो, समझ पाते हो, बहुत अच्छा बात है आप किसी से फ्रेंडशिप करना। वी आर ओपन। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें जस्ट ऐसे हैं और आप आसपास जो फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस देखो या कहीं कंफ्यूज हो तो मम्मी से बात करना। पर कोई भी ऐसी चीज़ सिर्फ इसलिए कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है या दूसरों ने किया आपको नहीं करनी है। जब आप इस लेवल पर खुलकर बात करते हो कि बेटा आपको मन करेगा इस टाइम पर, आपके इमोशंस ना आपको ऐसा अट्रैक्शन देंगे कि इससे बात करती रहूँ, इससे मिलने चले जाऊँ, आपके दिमाग में भी आइडिया आएगा या कोई दोस्त दे देगा कि झूठ बोल दो, मत बताओ। फिर वो लड़का भी आपको इस तरीके से बोल सकता है कि मेरे क्लोज आओ, है ना, वो आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी। जब आप बच्चे से इतना लेवल पर बात कर लेते हो तो बच्चा आपसे बहुत डीपली कनेक्ट होता है। क्योंकि मेरी एक नेचर है, मैं हर रोज़ अपनी डॉटर के साथ रात को सोने से पहले क्वालिटी टॉक करती हूँ, आधा घंटा उसकी खूब दिल की बातें सुनना। और ये आधा घंटा अगर 1 घंटे में भी स्ट्रेच हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली बात करते हैं हम। और उससे क्या है कि उसके वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, उसने मुझे बोला, मैं उससे पूछती हूँ जैसे रोज़ डे आता है, वैलेंटाइन डे आता है, सो क्योंकि मैं बहुत फ्रैंकली बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ ओ यू भी कुछ तो तो बोलती है मम्मा बहुत लोग सच में मम्मा रोज़ डे विश करते हैं, ऑफ़र करते हैं, बट मम्मा अभी वो भी तो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट है जैसे मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ अभी। ठीक है, तो मैं फ्रेंडशिप मेरी सबसे है, मैं हाय हेलो करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, बट इन चक्करों में मुझे नहीं पढ़ना। क्योंकि मैं देखती हूँ ना मम्मा देखो उसको बॉयफ्रेंड था, वो उसी के लिए इतना रो रही है, उसका ब्रेकअप हो गया, फिर 2 दिन तक सैड स्टोरी डाल रही है, मुझे इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। मैं पहले अपनी लाइफ सेट करूँगी, उसके बाद मुझे कोई भी पसंद आएगा मैं आपसे बात करूँगी। कि अब अगर अभी जो लड़का अपने माँ बाप, वो उसने लिटरली ये वर्ड किया कि वो तो माँ बाप के टुकड़ों पे मिल रहा है अभी, ठीक है ना, और मैं भी यही कर रही हूँ, वो एकदम मजाकिया अंदाज में ऐसे बोली कि वो मतलब क्या होगा इस रिलेशनशिप का मीनिंग, कि अभी होगा फिर हमारी कोई लड़ाई हो जाएगी और फिर उसके बाद हम सैड स्टोरी डालेंगे, फिर ऐसा मन करेगा कि कोई दूसरा हमारे को शोल्डर दे रहा है। ये उसके वर्ड्स थे। तो मैंने एक सेंस किया उसके अंदर बड़ी मैच्योरिटी आ गई 15 ईयर्स की एज में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ फ्रैंक हूँ, ओपन हूँ। मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि नहीं लड़कों से बात नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ आपने किसी को रोका, बंधन में बांधा, नहीं करा, वो फिर और ज़्यादा उसके सप्रेस हो गया और उसके प्रति उसका ये होगा आखिरकार ये हुआ क्या है, मैं भी तो एक्सपीरियंस करूँ ना। तो उसको जब पता है कि यार दोस्त हैं, घर पर भी आते हैं, बातचीत भी करते हैं, मम्मा पापा इतने फ्रैंक हैं, सब कुछ है, तो उसको उस चीज़ का इतना क्रेज़ नहीं है। फिर हम अपनी डॉटर को प्रिंसेस, डॉल खुद ही कहकर बुलाते हैं, उसको इतने गिफ्ट्स देते हैं, घुमाने लेकर जाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसको अब कोई लड़का कैसे बाबू सोना प्रिंसेस कह के कन्विंस करे, उसके लिए वो बाबू सोना प्रिंसेस तो ऐसे हैं, भाई मेरी तो मम्मी पापा ही, दादा दादी दिन में 50 बार मुझे ये कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर बच्चा आपसे डीपली कनेक्टेड है। लव मैरिज वो करेगा भी, वो कोई भी डिसीजन लेगा तो वो बहुत सोच समझ के लेगा और उसका डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। जो चीज़ सामने वाला देना चाहता तो आपने ही दे दिया। एग्जैक्टली। मेरी मैरिज को 20 साल हो गए हैं और मेरी लव मैरिज थी, और मेरी डॉटर को भी पता है कि उस मम्मी पापा की लव मैरिज थी। वो एक हैप्पी कपल को देखती है और वो इस बात से बहुत प्राउड फील करती है कि इतने सालों बाद भी मेरे मम्मी पापा का बॉन्ड इतना अच्छा है। तो उसके दिमाग में मैरिज की एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है और उसे ये भी पता है कि मम्मा पापा मैच्योर थे, मम्मा अपने कॉलेज के बाद और पापा से मिली थी और दोनों काबिल थे, उन्होंने शादी की, तो शायद उसके दिमाग में एक वो भी है। तो कैसा हम फैमिली एटमॉस्फेयर देते हैं, कैसा हम बच्चे से कनेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका सवाल पूरा करती हूँ मैं। आपने बोला कि कैसे पेरेंट्स को हैंडल करना चाहिए और कैसे बच्चों को, तो यहाँ सबसे बड़ी एडवाइस पहले पेरेंट्स के लिए। आप
अपने बच्चों को समझें और ये समझें कि उनके अंदर कुदरती तौर पर ये आएंगे ही, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा सिर्फ इसलिए बिगड़ गया कि उसकी कंपनी बिगड़ी हुई थी कि आपने उस कंपनी से उसे अलग कर लिया। अगर वो अकेला भी रहेगा तो भी उसके अंदर कुछ अर्जेस नेचुरली डेवलप होंगी। तो खुलकर बात करनी है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही आप लिमिट क्रॉस कर दे बात करने की, बट आप लिमिट में तो बात करें। बात ही नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं देते हैं। तो टाइम दें, बात करें और उसके साथ फ्रैंक रहें। फ्रैंक होने में भी एक बाउंड्री होती है। फ्रैंक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ अलाउ कर देंगे। फ्रैंक होने का मतलब है बच्चा कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसकी बात सुने, डांटे ना, उसे मारे ना, उसको ब्लेम ना करें, उसको ये तू बिगड़ गई, तेरे दोस्त हुए, कल से यहाँ बंद, वहाँ जाना बंद, फिर तो बच्चा आपसे छुपाएगा ही। पहले पेरेंट्स अगर इतना करेक्शन कर लेंगे तो बच्चों के पार्ट पर वैष्णव कोई गलती नहीं होती। बच्चों के पार्ट पर गलतियां करना वो तब शुरू करते हैं जब पेरेंट्स से कमी आती है। राइट। और बच्चों के लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी टीनेज बच्चे हैं उसमें, कि आप ये देखो कि जिस पर्सन को आप चूज़ कर रहे हो आज, वो जैसा है जो आपको आई लव यू कह रहा है या कुछ ला के दे रहा है, वो क्या है आज। क्योंकि 4 बार आई लव यू कहने से या पिज़्ज़ा बर्गर खाने से, ठीक है ना, या कोई छोटे मोटे गिफ्ट देने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। ज़रा एक बार इमेजिन करके देखो इस इंसान के साथ 5 साल बाद ज़िंदगी, 10 साल बाद ज़िंदगी, क्या जो आपकी फैमिली आप बढ़ाओगे, बच्चे होंगे, क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप उनको रेस कर पाओगे? जो आस पास देखते हो आप अपनी एक प्रॉस्पेरिटी लाइफ का जो एक एक्चुअल पिक्चर है आपके पास, क्या वो पूरी हो पाएगी? लाइफ पार्टनर को बहुत सोच समझकर आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि लाइफ और शादी का मतलब सिर्फ 4 बार आई लव यू कहना या कहीं बाहर गए चाउमीन और नूडल्स ये खा के और पिज़्ज़ा बर्गर खाकर, ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। लेकिन आज के डेट में रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि जो रोका होता है ना, 6 महीने अच्छा बात किया, उसके बाद फिर मतलब टाइम नहीं दे पाया, बात नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले अच्छी बात किया, बाद में फिर बात नहीं कर रहा, तो उसके कारण वो एक रिलेशन ख़राब हो जाता है। और फिर एक बार शादी जुड़ गई तो फिर अपन समाज के प्रेशर, घर के प्रेशर के कारण अपन उसको तोड़ भी नहीं सकते। तो उससे कैसे डील किया जाए? क्या सामने वाला पर्सन बात भी नहीं करना चाहता, तो फिर बात करके क्या मतलब है? ओके, जैसे आपने ये कही कि 6 महीने बात की और उसके बाद टाइम स्वभाव कम दिया और change हो गया। डिफरेंसेस आए। हाँ। आज ना लड़का लड़की दोनों बहुत इंडिपेंडेंट है। लड़के तो पहले भी इंडिपेंडेंट बनना उनकी मजबूरी थी, कमाएंगे नहीं तो कैसे, उन्हीं पे सारा उनके शोल्डर्स पे बोझ था। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है। अब लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छा कमाती हैं। तो अब क्या है कि वो एक दूसरे को जब तक टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है, तब तक तो वो एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। फिर ब्लेम गेम और सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे अभी हम इससे पहले भी जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी जो लड़कियां बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो कई बार वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट इसलिए चली जाती हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। मुझे क्या ज़रूरत है? हाँ, और ज़रूरी नहीं कि हर बार पेरेंट्स भी सही हों। बहुत बार पेरेंट्स सही होते हैं, बट ज़रूरी नहीं हर बार सही भी हों। तो ये जो इंडिपेंडेंस है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या एजुकेशनल इंडिपेंडेंस, ये आज हमें बहुत लिबरल माइंडसेट के साथ बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए अंदर से कॉन्फिडेंस देती है। अब एक लड़के ने 6 महीने तक बात किया, तो जब आपने टाइम का किसी को हैबिट बनवा दी, आपने उससे बात किया, तो आपने उस बात में उसको अच्छा भी फील कराया होगा, जब भी तो इतनी लंबी लंबी बातें होती हैं। हाँ, आप टाइम दे रहे हो उसे। तो हमारे साथ क्या होता है, जो भी बार बार रिपीटेडली होता है उसकी आदत बन जाती है, हमारे शरीर को भी और मन को भी आदत लग जाती है। अब एक बार जो आदत लग जाती है, जब वो उस चीज़ में कमी होती है, तो इंसान उसको ऐसा लगता है रिजेक्शन मिल रहा है मुझे, कि पहले तो मुझे बहुत टाइम देता था, पहले तो मुझे इस नाम से बुलाता था, पहले तो मेरी हर बात अच्छी लगती थी, यानी कि अब ये नहीं कर रहा है, तो वो उसकी बिजीनेस नहीं समझेंगे, या उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज को चेंज हो गई है वो नहीं समझेंगे, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है वो नहीं समझेंगे। वो इसको परसीव करते हैं रिजेक्शन, कि अब मुझ पर इंटरेस्ट नहीं रहा, ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है। भले ही वो मुंह से रिजेक्शन ना बोले, बट उन सबकॉन्शियसली वो, क्योंकि हो सकता है उनके चाइल्डहुड में इस तरीके से हुआ हो कि कभी उनकी पेरेंटिंग में पेरेंट्स ने बहुत टाइम दिया हो और एकदम से फिर वो गायब हो गए हो। तो ये हम सबके अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं ना, कि किसी का कैसा किसी का कैसा, तो लोग इसको ऐसे परसीव करते हैं कि अब ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है, नकार रहा है। तो वहाँ पर नैगिंग शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा, तुम टाइम नहीं देते हो, बदल गए हो, ये है वो है। और क्योंकि आज सबकी ईगो बहुत बड़ी है, लड़कियों की भी ईगो बहुत बड़ी है, तो पहले तो लड़कियों को इस तरीके से पाला जाता था कि तुमको इसकी सुनकर रहना है, लेकिन आज लड़कियों को कैसे पाला जाता है कि तुम तो बेटी नहीं मेरा बेटा हो, राइट।
ठीक है ना, तो उसकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको इतना नहीं बढ़ाया जाता, मैस्कुलिन एनर्जी Masculine उसमें वो भर दी भर जाती दिया है। जाता है। अब वो क्यों सुनेगी? वो अगर फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी भी है, उसका भी कॉन्शियस माइंड 10 बातें उसको कैलकुलेट करके लड़ सकती बताएगा, है, हाँ। तो वो तो फिर लड़ेगी ना उससे। इसलिए ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी बड़े बड़े फैसले तो इसका तलाक क्या जैसे हो सॉल्यूशन हो जाते हैं। सकता है, मतलब कैसे वो जो रिलेशन खराब हो गया है, तो किसी न किसी एक को तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना, अगर दोनों अगर ईगो पे रहेंगे तो वो तो खत्म ही होने वाला है। पहल किसी एक को करनी होगी, बट समझदार दोनों को बनना होगा। पहल एक को करनी पड़ेगी, समझदार दोनों को हाँ, बनना क्योंकि पड़ेगा। एक जने के समझदार बनने से गाड़ी नहीं नहीं चलेगी चलेंगे। ठीक है ना, ये तो 2 पहियों वाली गाड़ी है, तो और अगर दोनों ही एक- पहियों में हवा ठीक होनी चाहिए, तो दोनों ही का दिमाग ठीक होना और अगर चाहिए। एक समझदार नहीं बन पाया तो फिर वो तो relation फिर वो खत्म है। रिलेशन टूटेगा ही, आज नहीं तो कल। जैसे और नहीं आजकल तो डिवोर्स भी उसी के कारण हो रहे हैं शायद। बिल्कुल, नहीं तो फिर एक जना जिंदा लाश की तरह उस रिलेशन में रहेगा और वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा और जिंदगी काट के चला और ये जो जाएगा। शक की जो बीमारी आती है, कभी कभी कोई वाइफ अपने हस्बैंड पे शक करता है या कोई हस्बैंड अपने वाइफ पे शक करता है, तो ये मतलब क्यों ऐसा होता है? रेफरेंसेस से, या किसी इंसान को जो दूसरा भी कोई आप बता रहा देखते है। हैं, हाँ रेफरेंस किसी ने, जैसे आपने फिल्मों में देखा, सीरियल में देखा, सीरियल वेब में, सीरीज में हाँ, देखा, वेब इतना सीरीज में। तो जो आप देखते हैं एक्चुअली फिल्मों में, आज भी हमारे दिमाग में क्या है, जो भी हमने वीडियो में फिल्मों में देखा उसको सच मान लिया। तो वो इतना कुछ ये सब दिखा रहे हैं कि हस्बैंड चीट कर रहा है, वाइफ चीट कर रही है, एक के साथ नहीं मल्टीपल रिलेशन बना रहे हैं, बड़े कैजुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो जो बार बार हमारे सामने आता है हमें लगता है यही चल रहा है यही सही है। और सब यही कर रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ऐड होने की वजह से अब सामने वाले ने जरा अपना फ़ोन ही ऐसे कर लिया, या वो लेट ही आना शुरू हो गया, या वो बाहर जाकर ही बात करना शुरू कर दिया, तो हमारा दिमाग वही चीज़ से कनेक्ट करके बताएगा, एसोसिएट करने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और वहीं पे आपकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई। फिर आपने सामने वाले से क्वेश्चन किया, उसने बोला अच्छा मुझ पे शक हो रहा है, उसको बुरा लग गया। फिर उसको बुरा लगा, उसने ऐड किया, बात नहीं करी, तो आपने सोचा कि अच्छा ये इसलिए बात नहीं कर रहा है कि आज इसकी चोरी पकड़ी गई है, आपकी फिर लड़ाई शुरू हो गई, और बढ़ते बढ़ते बात कुछ नहीं थी, उसका बतंगड़ बन गया, और वो बात इतनी बढ़ गई कि अब वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने बोला अगर इसको शक ही है तो चलो कर ही लेते हैं। तो कुछ लोग जो शुरू में बेकसूर होते हैं वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर अलग हो जाते हैं, कुछ लोग वास्तव में चीट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को पकड़ने में भी हेल्प होती है। भाई हर चीज़ के 2 पहलू हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्प्रेड की जा रही है तो एक तो बेफिजूल का शक भी पैदा हो रहा है, और एक दूसरी तरफ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, अगर किसी के साथ सच में गलत हो रहा है तो उसको पता है कि चीटिंग को कैसे पकड़े, कि अगर कोई भी, यहाँ पर मैं केवल हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों जेंडर की बात कर रही हूँ, तो कोई भी अगर स्पाउस चीट कर रहा है तो इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि भाई वो आपको चीट कर रहा है। तो एक चीज़ के हमेशा 2 पक्ष होते हैं, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आ रही है या जो जल्दी डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, वो यही है कि टॉलरेंस पावर कम होती जा रही है, और मैं सही तुम गलत का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि मैं अपनी जगह सही और आप अपनी जगह सही, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मैं सही हूँ। हमें समझना होता है कि लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं, उस अलग होने को ही समझना है, और उसमें थोड़ा आप अपने आप को चेंज करो, थोड़ा सामने वाले को मौका दो कि वो चेंज करे, और तालमेल से रहो, क्योंकि परफेक्ट कपल कोई नहीं होता, परफेक्ट रिश्ता बनाया जाता है, और बनाते बनाते भी वो बनता नहीं है। गुड इनफ पर आ जाओ, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम में जाओगे कि बिल्कुल परफेक्शन है, हाँ, लेकिन आप कह सकते हो गुड इनफ को कि हमारा रिश्ता भी बढ़िया परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि हम दोनों लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं। बिल्कुल बराबर। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ मेरे दोस्त पूछते हैं कि अल्कोहल के भी आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे कि अल्कोहल नहीं छूट रहा, या अल्कोहल अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, या एंजाइटी होती है, तो ये मतलब किस कारण होता है? मतलब एंजाइटी हो रही, अल्कोहल उसने कंज्यूम किया, एंजाइटी बंद होंगी, तो ऐसा कौन सा क्या चीज़ रहती है अल्कोहल में कि वो अल्कोहल पीने के बाद मतलब सेम हो जाता है इंसान, उसको कुछ होता ही नहीं? या इस चीज़ को मतलब कैसे हम रोक सकते हैं कि अल्कोहल या बंद हो सकता, नहीं हो सकता, या रिप्लेसमेंट हो सकता, या जो उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं, किसी को डर लगता, किसी को घबराहट होती, किसी को नींद नहीं आती, कोई एकदम एंग्री हो जाता, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, कोई भी इंसान अल्कोहल जब पीना शुरू करता है तो वो कैसे पीना शुरू करता है, या तो शौकिया तौर पर यार दोस्तों ने पिला दी, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, या फिर वो किसी दुख में पीना शुरू करता है, उसकी लाइफ में कुछ लगातार प्रॉब्लम है, ब्रेकअप हो या फाइनेंशियल लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो किसी भी दुख के कारण परेशानी, जो कि उसको सोल्यूशन दिख नहीं रहा, अब उसको एक एस्केप चाहिए, क्योंकि उसका माइंड लगातार उसे उस थॉट से परेशान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ट्रबल्ड है, तो उसको एक रिलैक्सेशन चाहिए। और उसने ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस देखे हुए होते हैं, अरे यार 2 पैक लगाओ और चुपचाप से सो जाओ,
तो वो रेफरेंसेस जो पढ़े हुए होते हैं या लोग भी सलाह दे देते हैं, अरे यार चल आज थोड़ा सा कर लेते लेकिन हैं। मैं कुछ देखता हूँ जैसे कि अल्कोहल दो टाइप्स के लोग पीते हैं। एक जो बड़े लोग होते हैं वो एक पैक मारेंगे लेकिन उनमें बदलाव कुछ नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेंगे। लेकिन दूसरा इंसान थोड़ा सा पिएगा लेकिन वो मतलब पूरा चेंज हो जाएगा कि वो है ही नहीं पर्सन। तो ऐसा भी क्यों होता है? उसके बारे में भी मैं बताती हूँ अभी। तो जैसे कि कुछ लोग तो शौकिया तौर पर शुरू करते हैं, यार दोस्तों ने शुरू करवा दी थी, कंपनी में शुरू हो गई, अब धीरे धीरे एडिक्टेड हो गए। क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी कुछ जाएगा और आप डेली उसको दोगे तो बॉडी तो फिर उसको मांगेगी। अल्कोहल ही क्यों, आप घरों में जो लोग चाय पीते हैं उनको देख लीजिए, चाय का नशा होता है, चाय का नशा होता है। अगर चाय ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाता है। राइट। तो ऐसे ही अल्कोहल है कि कोई भी चीज़ अगर आप अपनी बॉडी को बार बार दोगे तो बॉडी उसकी डिमांड करेगी, यूज टू हो जाएगी फिर उस चीज़ की। तो कुछ लोग परेशानी में और कुछ लोग शौकीनी में शुरू करते हैं। अब आपने कहा कि कुछ लोग तो एक आध पैक लेते हैं और जो है ना उनको सही रहते हैं, और कुछ लोग एकदम से ही बिल्कुल चेंज हो। तो ये मैटर करता है आप कौन सी अल्कोहल पी लेते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटी का भी बहुत मैटर करता है ना, जो घटिया वाली शराब आती है उसका नशा बहुत ज़्यादा होता है, बेकाबू हो जाता है आदमी। क्वांटिटी का भी, क्वालिटी क्वांटिटी सबका मैटर करता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी पार्टीज में या कुछ ऐसे लेते हैं, क्वांटिटी बहुत ही कम लेते हैं, उसकी क्वालिटी टाइप सब बिल्कुल चेंज होता है और वो सिप सिप करके लेते रहते हैं। लेकिन जो वैसा है, जो आउट ऑफ रेंज होने वाला आदमी है, वो शराब भी लो क्वालिटी की लेता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा लेता है, तो फिर वो अलग ही वो आएगा ना। और दूसरा ये है किसने अपना कैसा डिसिप्लिन डेवलप किया। सबकी अपनी अपनी भी तो सेल्फ कंट्रोल पावर होती है। किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल पावर ऐसी होती है कि वो 2 पैक मारने के बाद भी खड़ा है, और कोई ज़रा सा 2 घूंट में भी टल्ले होना शुरू हो गया। तो किसकी कितनी सेल्फ कंट्रोल पावर है वो भी डिपेंड करता है। बट अल्कोहल जो भी है लॉन्ग रन में बहुत परेशान करती है, क्योंकि स्लीप क्वालिटी को बहुत बर्बाद करती है। अल्कोहल लेकर इनिशियली नींद ऐसा लगता है कि आ रही है, बट क्वालिटी बेकार हो रही है और जल्दी जो है ना इंसान जाग जाता है। लॉन्ग रन में किसी भी चीज़ का एकदम इफेक्ट नहीं आता। जब मोबाइल आए थे किसी को पता था क्या? सब लोग खुशी थे कि इतना बर्बाद करेंगे, नहीं। तो लॉन्ग रन में इफेक्ट पता चलता है। तो जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी, स्लीप आ जाती है उन्हें, बट स्टे नहीं हो पाती है, डिस्टर्ब सी स्लीप होती है इस तरीके से, और भी एडिक्टेड हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं, इश्यूज रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने अल्कोहल लिया तो वो आपकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी, जो लॉजिकल ब्रेन है, उसको स्लो डाउन कर देता है, आपकी एमिगडाला को स्लो डाउन कर देता है। आपकी आपने देखा शराबी आदमी अकड़ जाता है, ज़्यादा हिम्मत सी आ जाती है उसमें, क्योंकि वो टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने इश्यूज से, एक हैंगओवर में चला जाता है। बट लॉन्ग रन में जाकर उसकी लाइफ में कुछ बदलता नहीं है, इसलिए वो डिपेंडेंट हो जाता है कि अब रोज़ उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से, वो जो रनिंग प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट होना है, तो मुझे एक चाहिए कुछ, तो उसको अल्कोहल। तो उसको इतने ट्रिगर्स होते हैं उसके, फिर वो लगातार ट्रिगर मिलने पे वही बिहेवियर करता रहता है, वही सेम रिवॉर्ड, और हैबिट हो जाती है। और यही जो अनकंट्रोलेबल हैबिट होती है, यही एडिक्शन हो जाती है। अब कोई इंसान छोड़ना चाहेगा तो वो छोड़ पाएगा, और जो नहीं छोड़ना चाहेगा और लाइफ में कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं करेगा, उसकी कभी नहीं छूटती है, क्योंकि बॉडी अंदर से फिर खराब होना शुरू हो जाती है। उसको लॉजिकल सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। लॉजिकल जिस वक्त वो शराब के नशे में तो सोच ही नहीं पाएगा। तो वैसे बहुत सारे मेरे पास आते हैं एडिक्टेड लोग, जो कि जब आउट ऑफ नशा होते हैं तो सोचते हैं कि हाँ गलत है, इस पे लिवर पे इम्पैक्ट आ रहा है, बॉडी ख़राब हो रही है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है, सब समझ में आता है। लेकिन वो जब इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं तो उनकी जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उसकी कुछ चलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलती उनकी। फिर वो आज वादा करेंगे, एक दिन कंट्रोल करेंगे, अगले दिन फिर वहीं उसी हैबिट पर वापस आ जाएंगे, तो उनकी नहीं चलती है इसमें। तो इसमें एक पर्सन का जो सेल्फ कंट्रोल पावर है वो बहुत वीक हो गई होती है। वो डिटर्मिनेशन चाहता है कि मैं रखूं, लेकिन वो रख नहीं पाता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम कहते हैं कि आप अपने ट्रिगर्स को पहचानो कि आपके क्या ट्रिगर हैं। जैसे किसी को है कि शाम को 7 बजते ही मुझे तो चाहिए, ये हो गया। आज वाइफ ने किचकिच कर दी तो मेरा दिमाग टेंशन में आ गया, तो ये हो गया। आज ऑफिस में ये हो गया तो आज मुझे ये चाहिए। एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा था कि वाइफ और हस्बैंड कोई रूम में जाए तो वो झगड़ा करना चाहे, मतलब वो रूम ही ट्रिगर है। तो हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। कोई रूम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, 5 सेंसेस का कुछ भी। कोई स्मेल भी आपको ट्रिगर कर देती है। अच्छा, ट्रिगर केवल नेगेटिव नहीं होते, ट्रिगर पॉजिटिव भी होते हैं। कोई आपने स्मेल ऐसे आई आपको और आपको किसी की याद आ गई कि ये परफ्यूम तो, ये फ्रेगनेंस तो वो लगाता था, है ना। तो इस तरीके से ट्रिगर्स, बट इसमें तो नेगेटिव ट्रिगर्स ही होते हैं ना।
या फिर लोगों के पॉजिटिव अवे उसके वहाँ फंक्शन है और भाई तो अब तो दारू पार्टी चलेगी। तो ट्रिगर को कैसे रोके? तो ट्रिगर को रोका नहीं जाता, ट्रिगर्स तो अवेलेबल रहेंगे, उससे उसको इग्नोर करा। हाँ भाई ऐसा तो नहीं है ना कि लोग शादी करेंगे या कोई हाँ, पार्टी करेंगे पार्टी उसमें करेंगे। अल्कोहल नहीं रखेंगे, तो वो तो ट्रिगर्स तो प्रेजेंट रहेंगे, रोज 7 भी बजेंगे, वाइफ है कभी किच किच भी करेगी, ऑफिस में टेंशन भी होगी, तो ट्रिगर्स को एक्सटर्नल सिचुएशन को आप नहीं चेंज कर सकते। आपको धीरे धीरे अपनी ही पावर डेवलप करनी होगी कि ये मेरा ट्रिगर है, अवेयरनेस कि इसके आने पर मेरा इससे कंडीशन बिहेवियर ये है, अवेयर होना पड़ेगा। यस कि ये ट्रिगर मिलता है तो मैं ये करता हूँ और इससे मुझे ये रिवॉर्ड अल्टीमेट फीलिंग मिलती है। तो ये जो अल्टीमेट मुझे फीलिंग मिलती है रिलैक्सेशन की या सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट माई प्रॉब्लम, यही सेम फीलिंग इस बिहेवियर को ना कर ये ट्रिगर मिलने पर मैं क्या बिहेवियर चेंज करूं जिससे मुझे वो ट्रिगर मिलने पर भी ये जो एक रिलीफ की फीलिंग मिलती है वो मिल जाए। ऑल्टरनेटिव सोचने पड़ेंगे आपको। तो जब आप ऑल्टरनेटिव सोचेंगे उसका, तो आप जो है ना क्या कहते हैं उस फेज से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो मेहनत लगती है। तो इसलिए इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। हिप्नोथेरेपी बहुत इसलिए हेल्प करती है क्योंकि हम सबकॉन्शियस में अल्फा स्टेट में ले जाते हैं पर्सन को और वहाँ पर मैसेजेस डालते हैं, उसको सजेशंस फीड करते हैं। एक चीज़ और भी देखता हूँ मैं, जैसे कि कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, तो वो जैसे कि आप जैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में थोड़ा सा एक शर्म या एक थोड़ा सा मतलब वो फील करते हैं, तो उसको मतलब कैसे किया जाए कि यार मैं तो पागल थोड़ी हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा। तो ऐसी भी चीज़ होती है। तो मतलब क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को आप कि यार अगर आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम है तो आप इस टाइप का मत सोचो। ये पहले ज़्यादा होता था, अब लोग ज़्यादा ओपन हो गए हैं। हो रहे? हाँ अब बहुत ओपन हो गए हैं क्योंकि अब लोग खुलकर भी सामने आते हैं और थोड़ा low city में अभी भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टैबू नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, अभी भी है लोगों में, बट अब लोग पहले से कहीं ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है ऐसे ही आपकी साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो वो ओपन होते जा रहे हैं। 100% पॉपुलेशन तो कभी भी अवेयर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ परसेंटेज लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसमें मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि ये कोई टैबू नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। आप कोई ऐसा नहीं कि कोई पुराने जन्म के कर्म आ रहे हैं या आप कोई पागल नहीं हो अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, बल्कि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इसे ओवरकम करना है। आपने एक बहुत अच्छा कॉन्शियस डिसीजन लिया, तो आप तो काबिल तारीफ इंसान हो। आप रिकवर होकर अपनी स्टोरी शेयर करोगे तो आपसे पता नहीं कितने लोग, हज़ारों से लेके लाखों लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि सबको हिम्मत चाहिए होती है। पहले कोई और करे तो चलो हम भी हिम्मत दिखा दें। तो अब परसेंटेज बढ़ती जा रही है, बट स्टिल आपकी भी बात सही है कि अभी भी ये चीज़ है। जो चाहता है वो ठीक हो जाता है और जो नहीं चाहता उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी हम अल्कोहल की बात करें तो मुझे एकदम सडन आया कि एक पर्सन का अल्कोहल का प्रॉब्लम एकदम छूट गया था। एक NLP की टेक्निक होती है लाइक टू डिसलाइक, जिसमें हम एक जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है उसको जो चीज़ एक्सट्रीमली डिसलाइक होती है आपको उस चीज़ से हम ऐसे मिक्स कर देते हैं बिल्कुल आपके दिमाग में इमेजिनेशन के थ्रू कि आपको उल्टी आती है। तो वो पर्सन आए, वो बहुत अल्कोहल लेते थे, तो हमने बोला कि आप अल्कोहल कैसे लेते हैं, बॉटल से पीते हैं या आप ग्लास में डालकर पीते हैं, और ग्लास भी कैसा वाला यूज़ करते हैं, लार्ज स्मॉल ऐसे करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उनको ऐसे बोला कि अच्छा आपको ये चीज़ बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा डिसलाइक क्या है आपकी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या है। सो उन्होंने बोला कि मेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो होती है जब भी मेरी वाइफ घर में काढ़ा बनाती है तो वो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। कि वैसे वो आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत अच्छा है और मतलब हमने जब भी पिया है उसको वो फ़ायदा ही देता है घर में सबको, मेरे मम्मी पापा सबको, लेकिन उसकी बदबू मुझे इतनी बुरी लगती है उस समय। तो हमने बोला उसको कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके हाथ में आपका ग्लास है और आप बॉटल ले रहे हो और उसमें ना किसी ने आज वही काढ़ा भरा है और वो काढ़ा आप ना अल्कोहल समझ के डालो, और जैसे ही आपने ज़बान पे ऐसे वो टेस्ट किया तो आपको इतनी गंदी बदबू आ रही है, उसकी इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आपको उल्टी हो रही है बार बार, ठीक है ना। उसकी अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इतना डीप डिस्क्राइब करा हमने उसको उसका कि उसके दिमाग ने उस चीज़ को इमेजिन कर लिया, और वो टेस्ट को भी, अल्कोहल के टेस्ट को, उस काढ़े के गंदे से टेस्ट को, बहुत ही जो एक्सट्रीमली कड़वा था, उससे उसने कंडीशन कर लिया। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट कराया तो जब उन्होंने अल्कोहल डाली अपने उसमें तो उनको वही गंदा वाला टेस्ट आया और उनको एकदम उल्टी सी प्यूकिश फीलिंग आने लग गई। तो हमने इस प्रोसेस को उनके साथ 7-8 बार रिपीट करके उनके दिमाग में अल्कोहल का टेस्ट वो बिल्कुल ख़राब कर दिया। तो वो ज़बान पे रखते उनको वॉमिटिंग आए, ज़बान पे रखते उनको वॉमिटिंग आए, वो छूट गई। उसमें टाइम लगता होगा लेकिन? हाँ टाइम लगता है, मैंने बताया ना जैसे 8-10 बार उसी सेम चीज़ का रिपीटेशन लगता है, थॉट प्रोसेस बन गया वैसा। हाँ थॉट प्रोसेस बन गया। एक आध बार अगर करके छोड़ देंगे तो कई बार वो चीज़ रिटर्न हो जाती है। तो इस तरह से भी
अभी जैसे कि रिसेंटली हमारा पॉडकास्ट हुआ था ओशो के जो ब्रदर है स्वामी शैलेंद्र जी के साथ, उन्होंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो मेंटल जो इलनेस है वो सप्रेशन के कारण है, चाहे वो सेक्सुअलिटी की हो, चाहे वो एंगर की हो, चाहे कोई भी चीज़ की हो। तो जो सप्रेस कर रहे हैं, अब सप्रेस भी नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या एक्सप्रेस करने का, चाहे गुस्सा हो, चाहे सेक्सुअलिटी हो, चाहे कोई भी अलग चीज़ें हो। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि मतलब एक ऑब्जर्वेशन में करता हूँ कि लोग अलग ही है कि कोई बेजुबान जानवर है, उसने कुछ किया ही नहीं लेकिन उसको मार दिया। तो ये मतलब ये जो थॉट प्रोसेस उनके अंदर इतनी जो क्रूरता आ रही है, ये मतलब ऐसी क्यों आती है? वो कहने के सप्रेशन किया होगा और वो कहने की दूसरे के ऊपर निकला जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करें सही तरीके से? बिल्कुल। हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपके साथ जो भी आज इश्यूज़ हैं वो आपकी सप्रेस्ड एनर्जी की वजह से है। चाहे आपने अपने भावनाओं को दबाया है, कोई अर्जेस को दबाया है, कुछ भी दबाया है, तो जिस भी चीज़ को आपने सप्रेस किया है वो आपके अंदर विकृति पैदा करती है। और उसी की वजह से ही, उस सप्रेस्ड एनर्जी की वजह से ही आपको तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फिजिकल हो या आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो। अब हर समय तो आपको मान लीजिए किसी की बात बुरी लग गई, गुस्सा आ रहा है, तो आप हर समय तो नहीं कर सकते। लेकिन आपने ऐसे इंसिडेंट्स नोटिस किए होंगे, सड़क पे लोग ना किसी के ऊपर भी चिल्ला देते हैं, गालियाँ निकाल देते हैं, तो वो एक तरीके का कथारसिस है कि वो उन्होंने 2 गालियाँ बकी, चिल्ला दिए और वो जो बुलबुला था वो शांत हो गया। बट इससे कई बार लोग बड़े झगड़े में भी पड़ जाते हैं कि तूने गाली दी या तूने चिल्लाया, और मार पिटाई पे आ जाते हैं। तो ये कोई अच्छा वे नहीं होता है। पर टेम्परेरी कई बार ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि जब बॉडी एंड माइंड से बर्दाश्त नहीं होता तो मुंह से अपने आप ही एकदम से चीखने वाली आवाज़ निकल आती है और गालियाँ निकल आती है। बट ये प्रॉब्लमेटिक है। आप किसी के मुंह पर ही बोल दो कि तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई, उससे रिश्ता ही खराब हो जाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप नॉर्मल टोन में भी बोलोगे किसी को, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पर सप्रेस करनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है जहाँ पर बड़ी डोमिनेंस है, टॉक्सिक आदमी है, बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी पल्ले पड़ गया है, अब उसको रोज़ अपनी फीलिंग्स को दबा के रखना पड़ रहा है। ना इंसान पहन सकता, ना खा सकता अपनी मर्जी से, ना कहीं जा सकता, वो दब के रह रहा है। अब वो रो कर कथारसिस करेगा, रो के सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, बोल कर रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के डेली बेसिस पे हमारे सप्रेशन और एक्सप्रेशन का गेम चलता रहता है। बट जो इसका बिल्कुल सही तरीका है वो कथारसिस। जैसे आपने अगर ओशो जी के ब्रदर के बारे में बात की, तो ओशो जी का ही डायनेमिक मेडिटेशन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। वो भी कथारसिस बेस्ड है, क्योंकि उसमें भी पहले क्योटिक ब्रीदिंग एंड देन उसमें कथारसिस किया, वेंट आउट करो, गाली दो, चीखो, चिल्लाओ, है ना। फिर जंप कराते हैं वो हु के जंप के साथ, एंड देन फिर उसमें वो स्टैचू बनने के लिए कहते हैं, एंड देन फिर स्लो मूवमेंट डांस के लिए कहते हैं। 5 स्टेजेस है। रिलैक्स हो जाता है इस पे। हाँ, मैंने भी वीडियोस बनाई है वहीं से इंस्पायर होके, और ये भी एक कथारसिस का प्रोसेस है। दूसरा, हम कथारसिस हिप्नोसिस में भी कराते हैं। हिप्नोटिक स्टेट में डालकर हम बोलते हैं रो, चीखो, चिल्लाओ, जो मर्जी आ रही है वो अंदर से भड़ास निकालो। ये है कथारसिस। पेपर पे भी हो सकता है। आपने पेपर पे करा, आपने लिखा, जिसको भी कहते हैं हम लिख दो, जो भी बड़ा बुला लिखना है लिख दो। आप क्या करो, तकिए को पीट डालो, ठीक है ना, हवा में लात घूसे चलाओ। तो कथारसिस जो होता है, यानी कि अपने अंदर का जो दबा हुआ है वो जिस भी रूप में निकलना चाह रहा है उसमें निकालो, अकेले में। पहले जो दबी हुई ऊर्जा है उसे बाहर फेंक दो, शांत हो जाओ। फिर आप दूसरे इंसान से बैठकर बात कर पाओगे, क्वालिटी डिस्कशन कर पाओगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेशन, एंड धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाओ कि अब जो दबा हुआ था, आज तक मैंने जो अपने आप को सताया वो मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मुझे एक्सप्रेशन का सही तरीका सीखना है। क्योंकि जब आप बिल्कुल आग बबूला हो तो आप उल्टी सीधी बकवासी करोगे दूसरे के सामने, आपकी प्रॉब्लम बढ़ी जाएगी। लेकिन जो सप्रेशन को एक्सप्रेशन करने का राइट तरीका होता है, उसमें हम कहते हैं बी असर्टिव। तो ये तो हो गया दबी हुई भावनाओं को एकदम बाहर निकालना कथारसिस से। अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, लिख कर या अकेले में, कुछ भी। लेकिन डेली बेसिस पर आप पहले इकट्ठा करो फिर कथारसिस में जाओ, ये भी कोई सही नहीं है। तो हम कहते हैं बी असर्टिव। अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो आप क्या करो, एम्पैथाइज करते हुए कि ये जो पर्सन है, ये जो बात कह रहा है, ये इसके पॉइंट से, इसके एंगल से ठीक लग रही है, इसलिए कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा वो, मुझे नहीं कह रहा वो। तो आप उसका पर्सनल मीनिंग मत निकालो, सिचुएशनल मीनिंग निकालो और अंडरस्टैंड करो उसकी लिमिटेशन, कि वो भी आपकी हर बात नहीं समझ सकता। तो आप सबसे पहले किसी को गलत मत बोलो कि आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा पॉइंट सही है, तुम अपनी जगह सही हो, पर मेरे एंगल से भी आकर देख लो, क्योंकि 6 और 9 की लड़ाई है। वहाँ से आप करो 6 है, मैं यहाँ से बहस कर रही हूँ 9 है, ठीक है। मैं बोलूँ आप मेरी तरफ आ जाओ और मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई आप अपनी जगह से देख रहे थे, 6 दिख रहा था, मेरी जगह से 9 दिख रहा था वो। तो यही वाली लड़ाई है। तो यहाँ पे प्यार से बात करो कि आप अपनी जगह सही हो। जब आप जैसी किसी ने कहा आप अपनी जगह सही हो, उसे रिजेक्टेड फील नहीं होगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म उसका चालू नहीं होगा,
और वो क्या करेगा, फिर आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट। बहुत ही कम ऐसे नॉनसेंस लोग होंगे जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो बिल्कुल, उनका कोई इलाज नहीं होता, उनका कुछ नहीं हो सकता। Rude. ऐसे टॉक्सिक या फिर बिल्कुल नार्सिसिस्ट आदमी है जो कहते हैं, जो आपने बोला टॉक्सिक पर्सन जो है वो मतलब कैसे बनता है और ऐसे पर्सन से कैसे डील कर सकते, क्योंकि किसी के घर में कोई लड़की भी हो सकता, उसके पिताजी भी हो सकते, मम्मी भी हो सकती, कोई भी हो सकता। हाँ। अब अगर मेरे पिताजी है तो मतलब इतना ज़्यादा तो मैं नहीं इग्नोर करूंगा, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हैं हम उसको? बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ये बात कंप्लीट करके मैं इसको भी बताती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि एंगल चेंज करके जब हम उस पर्सन को बोलेंगे तो मोस्टली लोग सुनते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले किसी को सुन के वैलिडेट कर दिया कि वो गलत नहीं है, तो वो आपको भी मौका देगा, आपको भी सुनेगा। और आपने फिर अपनी बात कही और एक विन विन सिचुएशन निकाली, तो इसको कहते हैं असर्टिवनेस, जहां आप अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हो, जहां ना कहना है वहां ना कह रहे हो, जहां आपको भी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होना है आप फ्लैक्सिबल हो रहे हो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दे रहे हो, सामने वाले को भी एम्पैथाइज कर रहे हो, तो असर्टिव वे में करो। नहीं तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट होगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, गुस्सा आ रहा है पति पर और थप्पड़ पड़ रहे हैं बच्चों को, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे लोगों को भी ना किसी पॉलिटिकल उस पर गुस्सा आ रहा है, हाँ। लेकिन वो पुतला जला के अपना पुतला गुस्सा जला निकाल, डिस्प्लेसमेंट है ना। बॉस से गुस्सा थे, घर आकर पत्नी पे चिल्लाना शुरू कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट से जो आपका वेंट आउट करते हो, जो एक्सप्रेशन करते हो आप, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों होता है लेकिन ये ये डिफेंस मैकेनिज्म है। आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और उस ओवरवेल्म फील करने में आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये सब एनर्जी को आउट थोड़ा करने डर का भी है एक कि बड़ी कुदरती बड़ी है। पर्सनालिटी से नहीं लड़ सकते तो छोटे भी Of निकालो, course. शेर से नहीं लड़ सकते तो किसी बिल्कुल। बिजुबन पे निकालो। बिल्कुल, ये तो है ही। गुस्सा लोग कहते हैं अनकंट्रोलेबल है, मतलब अनकंट्रोलेबल है तो सब जो आपसे ऊंचे लोग हैं उनके जाके सर फोड़ो ना, नहीं उठते। ऐसा नहीं होता। आपका माइंड सेंस कर लेता है यहाँ पर डेंजर है मेरे Danger लिए, है। जो कमजोर है आपसे उस पर उस निकले, निकालो। इसी को तो डिस्प्लेसमेंट हाँ, कहते हैं। displacement कहते हैं। अगर आप जाकर किसी नेता पे गुस्सा निकालो, हाँ। अपने बॉस पर गुस्सा निकालो, किसी पर भी ऐसे, आप सड़क पर भी जा रहे हो ना, हाँ। आपकी गाड़ी किसी बहुत बड़ी गाड़ी वाले ने वो कर दिया, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती उससे बात जैसे करने कि की, बॉस पे गुस्सा लेकिन निकला, बाइक वाला रिक्शे वाले को आप पीटने को भी हाँ, उतारू हो जाते हो। उतारू हो जाते हो, राइट। तो ये जो है वो हमारा माइंड सेंस कर लेता है कि कहाँ मेरे लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहाँ मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी और ये तो 2-4 मिनट में रो चीख चिल्ला के शांत हो जाएगा शांत हो मामला। जाएगा। अब आपकी बात पर आते हैं हम कि आपने मुझसे पूछा था कि टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। देखिए क्या होता है कि घर का एनवायरनमेंट, मान लीजिए किसी को पेरेंटिंग ऐसी मिली है, उसे मारा पीटा गया, उसको हमेशा गलत ही बोला, कुछ भी, उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि अब लो मुझसे पंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें, मैं ठीक, बताऊंगा तुम्हें। अब मेरी डोमिनेंस चलेगी, जो मैं कहूँगा वही सही है, क्योंकि उसकी कभी चली नहीं और उसने ये डेवलप कर लिया कि अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। और वो धीरे 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 इसी इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ और उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी और उसको कभी उसकी चली नहीं थी, उसको हमेशा ही गलत बताया गया था। उसका इस तरीके से इन्वायरमेंट रहा। और कुछ जेनेटिक का भी रोल होता है, मान लीजिए किसी के फादर, ग्रैंडफादर इस तरीके के वो हैं, तो जीन्स का भी वो होता है, बट इन्वायरमेंट का जीन से हमेशा ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो उस सब में वो पर्सन धीरे 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 ऐसे मानव बम बन जाता है, जिसे जहाँ भी चिंगारी मिलती है वो फट पड़ता रहा उस टाइम पर। तो जो लोग ऐसे टॉक्सिक डेवलप हो जाते हैं, जिनको ये है कि डोमिनेंस लाने की मेरी ही चलेगी, मैंने जो कहा है वही राइट है, मैं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, मेरे हिसाब से ही घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस डिज़ाइन होंगे, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा, तो वो पर्सन क्या है, वो टॉक्सिक हो जाता है। क्योंकि वो आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको हमेशा गलत बता रहा है, वो कह रहा है मेरे हिसाब से ही सब चीज़ें चलो, वो आप पे छोटी छोटी बातों पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आपकी फ्रीडम पे बिल्कुल ही रोक टोक लगा रहा है। तो ऐसे टॉक्सिक पर्सन जिनको मैं से हम की जर्नी तय करनी नहीं आती है, उनको आप कितना भी एम्पैथाइज करने की कोशिश करोगे, बट इवेंचुअली आप क्या है, गोल गोल घूम के आप वहीं पर आ जाओगे जहाँ से आप शुरू हुए चेंज थे। नहीं किया जा सकता। किसी भी इंसान को तभी चेंज किया जा सकता है जब वो चेंज होना चाहे, वरना इस दुनिया में किसी इंसान को चेंज नहीं किया जा सकता। किसी को सिर्फ कन्विंस किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है और उसको एक नहीं 1000 रीजनिंग एग्जाम्पल्स रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं, पर अगर कोई क्लोज माइंड सेट के साथ बैठा हो तो उसे नहीं किया जा सकता। आप एक बॉटल है, उसका ढक्कन बंद करके उसमें कितना भी बिस्लरी का पानी डाल लो, साफ बाहर से जाएगा। इसको बस हाँ हाँ किया जा सकता है। जी आपकी बात सही है, बिल्कुल। आप उसको ढक्कन खोलोगे तभी कुछ अंदर जाएगा, तो वो ढक्कन खोलना तो वही अलाउ करेगा ना पर्सन, राइट। तो उसको रियलाइजेशन होता है कभी। तो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन होते ही एकदम हो जाता है, बट उसे रियलाइज तो हो कि वो कुछ गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। अगर वो रियलाइज ही नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं करेगा चेंज। फिर ऐसे पर्सन के साथ बड़ी स्ट्रगल होती है। मेरे पास नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के लोग आते हैं, कोई स्पाउस है जिसका हस्बैंड या किसी की वाइफ नार्सिसिस्ट है, किसी की मदर इन लॉ नार्सिसिस्ट खुद आते हैं कि कोई लेके आता है?
वो खुद ही इतने आते हैं। हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छा। एंग्जाइटी में चले जाते हैं। जब एक पीक हो जाता है ज़्यादा। बिल्कुल पीक हो जाता है, क्योंकि अगर हर रोज़ आपको गालियाँ पड़ रही हैं, हर रोज़ आप एक ऐसे टेरर वाले इन्वायरमेंट में जी रहे हो जहाँ पर पता ही नहीं कौन चिल्ला देगा, 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देगा, आप मर्जी से पहन नहीं सकते, जा नहीं सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, रोका टोका हर चीज़ जा रही है। तो वहाँ पर जब ये लंबे समय तक हो, देखो हर घर में ना, पता है वैष्णव, थोड़ा बहुत तो कोई हस्बैंड या वाइफ किसी चीज़ को मना करेंगे ही, मदर इन लॉ है, थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से चलाना चाहेगी। अगर आपकी बिल्कुल ही टॉलरेंस पावर कम है और आपको जरा सी भी रोका टोकी ऐसे लग रही है कि ये मुझ पे रूल कर रहे हैं और ये तो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, ये आपकी गलती है। बट एक लगातार ही देख रहे हो आप, जहाँ ना कहने की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी ना कहा जा रहा है, जहाँ पर आपकी गलती नहीं है वहाँ पर भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है, और ये लंबे समय तक चल रहा है। कि किसी दिन आपने समझ लिया कि किसी की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट रोज ही थोड़ी ना हो सकती है। जब आप देखो कि लंबे समय तक ये चल रहा है, तब आप समझ जाओ कि ये पर्सन टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्ट पर्सन है। तो तब अपना बचाव करना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा था एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, क्या ये सेम है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी? ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम किसी भी एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। अब वो अगर जेन्युइन पॉइंट है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस टाइम पर भी आप ज़्यादा ही सोचते हो ना, ये लें, इन्वेस्टमेंट करें, डूब ना जाए, 10 लोगों से पूछते हो, आप 10 पहलुओं से सोचते हो, तो ये भी ओवर थिंकिंग है, बट ये क्वालिटी ओवर थिंकिंग है। जेन्युइन है वो। शादी के लिए सोच रहे हो आप, बच्चे का एडमिशन, कुछ भी है, बट ओवर थिंकिंग वो बुरी है जो सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ठीक है ना, जो व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, जो एक नेवर एंडिंग जो डर पैदा करता है। यस, डर पैदा करता है, आपकी प्योर अजम्पशंस है ना, कहीं से भी आपके दिमाग ने एक क्लू उठाया और उस पर चेन बनाना शुरू कर दिया। तो ये ओवर थिंकिंग क्वालिटी ओवर थिंकिंग नहीं है, ये आपके अंदर स्ट्रेस के लेवल को बहुत बढ़ाती है और आप बेबात के एंग्शियस फील करना शुरू कर देते तो हो। ये जो इस टाइप का जो डर होता है उससे मतलब कम किया जा सकता है डर? बिल्कुल कम किया जा सकता है, क्योंकि एंग्जाइटी के, ओवर थिंकिंग के, स्ट्रेस के अलग अलग लेवल पर इफेक्ट आते हैं। किसी को आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर आते हैं, जहाँ पर आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, या बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, फियर्स हो रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस फ्लैश हो रही है। बॉडीली रिस्पॉन्स आते हैं एंग्जाइटी के, हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रेथलेस फील करने लगता, एब्डोमिनल पेन हो जाना, किसी भी तरीके चेस्ट पेन, कुछ भी इस तरीके के आते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब थॉट के कारण ही होती है? थॉट के कारण ही होती है, आपके थॉट से, अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस से आपकी बॉडी ने एक एनवायरनमेंट से कुछ थ्रेट परसीव कर लिया है, तो वहाँ पर आपके पास उसकी मेमोरी आ गई है। तो कई बार एक्टिव ट्रिगर नहीं होता, लेकिन अंदर मेमोरी बेस्ड ट्रिगर होता है। तो जो ओवर सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, ओवर थिंकिंग है, वो एंग्शियस हमें और ज़्यादा बना कर रखती है। तो कोई भी हो, चाहे केवल आप स्ट्रेस में हो, आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस गए हो, आप बहुत एंग्जाइटी के उसमें हो, आप डिप्रेस्ड हो गए, आप ओसीडी के किसी भी लूप में आप आ गए हो, सबसे पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि भाई ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी इस लाइफ को ठीक करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बिगाड़ आप भी सकते हो मेरी लाइफ, लेकिन आप सुधार नहीं सकते। तो बिगाड़ने का तो कहते हैं ना, एक तरीके से राइट सबके पास जनरलाइज्ड वे में है। आया, किसी ने हमें 4 बात सुना दी, हमें जो है ना टेंशन दे गया, वो किसी ने हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, हमें टेंशन दे गया। तो दे तो हमें टेंशन कोई भी सकता है, लेकिन उस टेंशन से रिलीज हमें ही करना पड़ता है। तो हमें रैशनल सोचना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्योंकि ऐसे में जब आप किसी भी मेंटल प्रॉब्लम में आ जाते हो, तो आपका मन नहीं करता कुछ करने का इतना खास। कुछ लोगों का मन प्रिपेयर्ड होता है कि करना है, मुझे बाहर निकलना है, बट मोस्टली लोगों का ये होता है कि हो नहीं रहा, पता है एक्सरसाइज करनी है, पता है सही सोचना है, गलत सोचे, बट हो नहीं रहा। तो आपको मन के हिसाब से नहीं, आपको समझ के हिसाब से चलना होता है और लगातार हर दिन वही सब करना होता है। और धीरे धीरे करके रोज़ाना जब आप करते हैं तो आपकी आदतें बदल जाती हैं और आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, आप बाहर आ जाते हैं। तो मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, ये ज़िंदगी आपकी है और इसे बेहतर बनाने की और बेहतरीन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि बिगाड़ने वाले एक नहीं 1000 होंगे आपके आसपास। लेकिन जब सुधारने की बात आएगी तो सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर आएगी। दूसरा इंसान, जैसे घर वाले हो गए, आपका स्पाउस हो गया, बच्चे हो गए, सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये आपके लिए बैठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये बैठकर आपके लिए शीट्स नहीं भर सकते, ये बैठकर जो है ना आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ फीस भर सकते हैं, कह सकते हैं प्यार से कर लो, बदल लो, कुछ ऐसा, बट अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा। इवन आपका डॉक्टर भी नहीं करेगा आपके लिए, वो भी सिर्फ बता सकता है। तो जिस दिन इंसान ने ये सोच लिया कि मेरी इतनी प्रीशियस लाइफ है और मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो नो मैटर कितनी भी आप बड़ी प्रॉब्लम में हो, आप बाहर आ जाओगे उससे। राइट। तो जैसे कि आपने कहा, जैसे कि आजकल मॉडर्न कल्चर है और हर चीज़ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं,
तो जैसे कि आप भी मतलब ये जो बाकी जो फालतू चीज़ें हैं इनसे इन्फ्लुएंस हम कैसे नहीं हो सकते, मतलब कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि ये जैसे कि अगर मूवी देख रहे हैं कोई तो उससे इन्फ्लुएंस न हो कि यार ये सही है ये गलत है, तो ऐसा मतलब कैसा ला सकते हैं अपने बिहेवियर में, क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें तो बहुत ज़्यादा और बिगड़ रही है और उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो, तो ऐसा मतलब कैसे कर सकते हैं? देखिए आज ना इंटरनेट, सोशल मीडिया, इतना सब कुछ है कि टोटली आप बिल्कुल ही उससे अनअफेक्टेड रहेंगे, ये बड़ा हार्ड सा साउंड और होता मुझे है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी अपनाते हैं, मतलब अपने को सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल एआई काम कर रहा है आपके लिए हर वक्त। आप गलती से भी कोई भी एक ऐप को खोल लो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पीछे ही पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब हर आदमी के पास मोबाइल है, चाहे उसकी हैसियत भी ना हो इतना बड़ा मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन अफोर्ड करने की, तो वो जिसकी बिल्कुल हैसियत नहीं है वो भी बड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन रख रहा है, जिसकी एंड्रॉयड की वो थी वो एकदम से आईफोन पे जाना चाह रहा है। तो हर आदमी के पास आजकल फ़ोन है, उसको अमीर है नहीं, अमीर दिखना है। तो जो लोग अमीर हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको अमीर दिखने की बीमारी है उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका माइंड हुक हो जाता है। और उन्हीं के माइंड को कैप्चर करने के लिए एआई बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू लोग हैं या अपने गोल के साथ बहुत अच्छी तरह से अलाइंड हैं, वो सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद नहीं करते। तो सोशल मीडिया उनका माइंड हैक नहीं कर पाता, सोशल मीडिया उनके पीछे नहीं पड़ पाता। ये लोग जो कुछ बड़ा करने की चाहत में, अमीर बनने की चाहत में, अमीर दिखने की चाहत में है, उन लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा कैप्चर करती हैं। तो एआई हर समय काम कर रहा है और बर्बाद कर रहा है आज। तो इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आप मूवी भी देखने गए, वेब सीरीज़ जो दिखाया सही मान लिया। जैसे मेरे पास आजकल बहुत केस आते हैं जैसे कि सेम जेंडर के ना, कि गे लेस्बियन, आजकल लोग अपने आप को कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन, क्यों? क्योंकि वेब सीरीज़ में बहुत ओपनली दिखाया जा रहा है। गाली देना नॉर्मल, शराब पीना नॉर्मल, एक नहीं मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करना नॉर्मल, सब नॉर्मल। क्यों हुआ ये नॉर्मल? क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्यों लग रहा है नॉर्मल? क्योंकि रिपीटेडली यही दिखाया जा रहा है, आप यही देख रहे हो, तो बार बार देखते देखते आपको लग रहा है यही सच है। तो जैसे पुरानी फिल्मों में था कि अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसकी जो है ना एक बीमार माँ है ना, एक घर में बूढ़ा है जो लाठी लेके चल रहा है, गरीबी है, गरीब वाला हीरो दिखाया जा रहा है, अमीर को ऐसा दिखाया जा रहा है वो जालिम है। तो पहले लोगों के इंप्रेशंस दिमाग पे कुछ और पड़ते थे और अब कुछ और दिखाया जा रहा है। तो आज के जो यूथ है उसके इंप्रेशन, जो आज के टीनेजर्स आ रहे हैं, जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, जेनजीज, उन सब पे अलग ही वो हो रहा है इम्पैक्ट। तो जो बार बार देखा जाता है, जो बार बार सुना जाता है, वो सच लगने लग जाता है। तो इसके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए आपको अपने लॉजिकल माइंड को लगातार ग्रो करना है, आपको क्वेश्चन करना है, आपको अच्छी चीज़ें लेनी है ना। हाँ, आपको अंडरस्टैंड करना है कि एआई काम कर रहा है, बार बार वो मुझे सजेशन देगा, ये मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अवेयरनेस का लेवल बढ़ा कर रखो और क्वेश्चन करो कि मुझे जो बार बार सजेशन दिखाया जा रहा है, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? मैं क्यों देखूँ इसे? मैं इसे क्यों खरीदूँ? क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या जस्ट मेरे अंदर ज़रूरत ज़बरदस्ती पैदा की जा रही है? या मुझे ये सिर्फ दो लोगों को दिखाने के लिए या अपना एक आर्टिफिशियल एक रूप मेंटेन करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, या एक्चुअल में इसकी वो है? जब आप राइट क्वेश्चन करना सीख जाते हो, लॉजिकली उस चीज़ को आप देखना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आपकी फिल्टर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन ही तो है ना, आपका कॉन्शियस माइंड फिल्टर करता है। उसके पास पावर है रिजेक्ट करने की भी और एक्सेप्ट करने की भी। बट अगर आप उस माइंड को साइड करके सिर्फ इमोशनल एंगेजमेंट में लगे रहते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड तो हर चीज़ को एक्सेप्ट ही करता है, उसके पास तो रिजेक्ट करने की पावर ही नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है, और इसलिए इतने कलरफुल विजुअल्स, उसमें साउंड भी है, उसमें आपके एक्शंस भी डाले जा रहे हैं, इतने रेफरेंसेस डाले जा रहे हैं, और बिल्कुल ज़ीरो से हीरो का सफ़र दिखाया जा रहा है। आपने ये डीओ लगाया तो लड़कियां पीछे पड़ गई हैं, और ये सब उल्टे सीधे बकवास दिखाई जा रही है। तो वो क्या कर रही है, आपकी सेंसेस को इतना हुक कर लेती है कि आपका लॉजिकल माइंड उस टाइम काम नहीं कर रहा होता, और आप जो भी वो कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो सीधा जा रहा होता है, और जो अंदर जा रहा होता है फिर वो इसी का आइडिया हो रहा होता है आपको। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस कि ये सब प्लेटफॉर्म्स पे एआई काम कर रहा है। आजकल जो है ना हर जगह लोग बिजनेस माइंड से सोचते हैं बस बिजनेस, तो मुझे उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब कर रही है या आपके लिए यूज़लेस है, उन सब से डिस्कनेक्ट हो जाओ।
बराबर। कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट। जैसे गाड़ी की जरूरत नहीं, लोग फालतू में ईएमआई पे ले लेते बिल्कुल, अगर आप कनेक्ट भी हो रहे हैं ना तो कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट, कि अगर मैं मोमेंट्री कनेक्ट हुआ लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं डिस्कनेक्टेड हूँ इस चीज़ से, वो चीज़। एंड आप ये सोचो कि क्या ये ज़िंदगी आप दूसरों को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ही लेकर आए हो, और या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ करोगे, हद से ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन के करोगे तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब बढ़ेगा आपकी लाइफ में। क्या आप अपनी बची हुई ज़िंदगी कोई गोलियों पर या सिर्फ किसी साइकोलॉजिस्ट के सेंटर पे साइकोथेरेपीज़ में बिताना चाहते हो? आप हर दिन एक स्ट्रगल के साथ जीना चाहते हो, अपने साथ बैटल के साथ जीना चाहते हो, या रियलिटी में आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो? आपके अंदर से जो आवाज़ आए, ज़िंदगी आपकी है, बर्बाद भी कर सकते हो, आबाद भी कर सकते हो, टोटल फैसला आप पर है। बट जो आप बोल रहे थे कि फ़िल्टर सिस्टम, उसके लिए हमें धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। तो मैं क्विकली आपको एक बताती हूँ फिर इसमें कि हमारा ब्रेन फिल्टर कैसे काम करता है। हमारे पास जो भी मेमोरीज होती हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हमारे बिलीफ होते हैं, जो भी हमें लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, जो भी हमने पास्ट में डिसीजंस लिए होते हैं, हमारे जो सारे मैटर प्रोग्राम्स जो हमारे ऑलरेडी हैबिट्स बनी हुई होती हैं, उन सब के बेसिस पर हमारा दिमाग कुछ इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करता रहता है, कुछ को मॉडिफाई करता रहता है और कुछ को एक्सेप्ट करता रहता है। अगर सपोज़ कीजिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाहत है कि मुझे भी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मुझे भी बड़ा एक घर बनाना है, तो आपका ब्रेन उसी चीज़ को कैच करेगा, जहाँ पर भी वो दिखेगा आप हुक हो जाओगे तुरंत। और जो चीज़ उससे मैच नहीं करती होगी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक जनरल एग्जांपल दिया। तो ये हर चीज़ में है। आपके बिलीफ के लिए, जैसे किसी ने बिलीफ बना रखा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसका ब्रेन उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको लगेगा मुझसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जब भी कुछ ऐसा बिल्कुल लो सी वो आएगी तो उसको लगेगा चल इतना तो तू कर ही लेगा, इतना भी नहीं। तो इंसान को अपने बिलीफ, अपने वैल्यूज़ चेक करते रहना चाहिए। अपने पास उसके कोई ट्रॉमास, मेमोरीज हो, उससे फ्री होते रहना चाहिए। अपने डिसीजंस जो भी गलत हुए उनसे लर्निंग लेकर आगे नए बेहतर डिसीजन लेने के लिए तैयार करते रहना चाहिए। यानी कि अपने आप को इतना सेल्फ डेवलप करते रहो, अपने कॉन्शियस ब्रेन को इतना स्ट्रांग कर दो, इतना इवॉल्व करो उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, कॉन्शियस माइंड को अपने, कि कोई भी ट्रिक करना चाहे, कोई भी आपके पास टेक्निक ट्रिक लगाए तो उससे आप बाईपास कर दो। एक बहुत क्विक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। फीमेल्स शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो जब वो शॉपकीपर जाता है तो वो देख लेता है कि ये फीमेल है, इसको इसी ट्रिक किया जा सकता है। वो कहता है अरे वो वाला कपड़ा लेकर आओ, वो वाला सूट लेकर आओ, या वो वाला लहंगा लेकर आओ जो हमारे पास सिर्फ एक ही पीस बचा है, वो मैडम पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। वो क्या कर रहा है, स्केर्सिटी, एक ही है और मैडम पे बहुत सूट करेगा। वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है आपको, ज़बरदस्ती आपको चेपने की, बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर फीमेल अवेयर होगी कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इस टाइम पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और स्केर्सिटी मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो इस टाइम अपना माइंड यूज़ करेगी, उसे एक्चुअल में पसंद आएगा, ज़रूरत होगा तो लेगी। नहीं तो क्या होता है, लेने कुछ गए हो, वो चार चीज़ें और आपको चिपकाने की कोशिश करता है सिर्फ स्केर्सिटी से, और यह आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो किसी की भी आप बहुत तारीफ कर दो, किसी को भी आप कमी दिखा दो, किसी चीज़ की डर दिखा दो, आपने उसकी बुद्धि पे यानी कि उसके कॉन्शियस माइंड पे ताला लगा दिया और अब वो पपेट बन गया, आपके हिसाब से चलेगा। तो ये जो सोशल मीडिया या जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करे, या तो आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर रही है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप चूक गए, या बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी वो दिखाकर वही फियर ऑफ मिसिंग आउट को, या आपको हाँ किसी भी चीज़ से ना आपको डरा रही है या लालच दे रही है, इस पे इतना % ऑफ चल रहा है। माइंडलेस शॉपिंग कर रहे हैं, माइंडलेस एंगेजमेंट है, अभी बैठे थे पता ही नहीं चला आधा एक घंटा कैसे हो गया। तो बेसिकली सम अप करूँ मैं इसको, तो अवेयरनेस बढ़ाकर अपने फिल्टर्स को आप ठीक तरीके से काम तभी कर पाएंगे जब आपके लाइफ के वैल्यूज़ डिसाइड करेंगे, अपने बिलीव्स को सही रखेंगे। अगर आपके बिलीव सही नहीं है, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ ही नहीं पता आपको, क्योंकि मैं अगर 10 लोगों से पूछ रही हूँ तो 10 में से 8 लोगों को उनकी लाइफ की वैल्यूज़ हिरार्की नहीं पता, तो उस टाइम पर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी AI यूज़ हो रहा हो, या कोई पर्सन जो दिमागदार लोग बैठे हुए हैं। आपको एक मामूली सा सेल्समैन जिसको ट्रेन किया गया है आपको ट्रिक करने के लिए, वो भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। तो अवेयरनेस बढ़ाकर ही, क्योंकि मूवी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई पर्सन हो, आपकी अवेयरनेस ही है जो आपको बचा सकती है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई है मेंटल प्रॉब्लम्स। अभी एक रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें कहा था कि 2015 से लेके 2020 तक जो इंसान का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है या जो फर्टिलिटी लेवल है वो डिक्रीजली डाउन हुआ है, और कहीं ना कहीं हम जो फूड खा रहे हैं या जो हम केमिकल वाली जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं
वो भी चाहते हैं कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल वो डाउन हो। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है कपल्स में, वो सेक्सुअलिटी परफॉर्मेंस का प्रेशर आ रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि उनके रिश्ते टूट रहे हैं। तो उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाए, क्योंकि वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों में जो चीज़ें हो रही है, तो उसके कारण वो बड़ी आजकल आ रही है ट्रेंडिंग में। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंडसेट से है, आपकी एंजाइटी लेवल से है, आपके अंदर स्ट्रेस लेवल कितना मेंटेन रहता है उससे। कार्टिसोल, यस, कार्टिसोल उसमें अगर ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन घटता है उसमें। कॉर्टिसोल, एड्रेनल, हाँ। जितने भी ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, आपको एंग्शियस ब्रेन है, क्योंकि आपको ना एक तो प्रेशर है, क्योंकि आजकल अगर हम सेक्सुअल रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर इंसान एक्सपोज किससे हो रहा है, उन पॉर्न मूवीज से, उस स्टफ से जहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जो रियलिस्टिक ही नहीं है। ठीक है ना, वो इतना मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करके अलग अलग शॉट्स में कुछ शूट कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही परफॉर्म करना है, यही चीज़ है ना। आप बड़े तो ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन छोटे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेजर कर रहे हैं ना, वो वही तो छोटे ही तो बड़े हो रहे हैं फिर। ठीक है ना, तो वो क्या है, उनके दिमाग में इमेज ही बन रही है। अब रियलिटी तो उससे बहुत अलग है, तो उनको जब रियलिटी और जो उन्होंने देखा है उसके बीच का जो गैप है, उनको ये लग रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लग रहा है जो दिखाया जा रहा है वो तो सही है, माइंडसेट बन गया। हाँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। कोई लड़का है वो इस मेरे साइज में प्रॉब्लम है, या मेरी परफॉर्मेंस बहुत कम टाइम की है, वो इसी चीज़ के लिए अपने आप को चेक करेगा। वो कभी मास्टरबेशन की एक्टिविटी करेगा, कभी वो ट्राई करेगा, पेड सेक्स के लिए जाएगा, कुछ भी जाएगा, मतलब वो अपने आप को पहले ही तबाह कर लेगा, और वो इतनी एंग्जाइटी परफॉर्मेंस की ले लेगा अपने ऊपर कि जब वो एक्चुअल रिलेशनशिप में जाएगा तो वो इतना एंग्शियस होगा कि उसको परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना होगा कि उसका माइंड बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि सेक्स जो होता है वो 90% आपके माइंड से रिलेट होता है। अब वो इतना एंग्शियस है, उस पर इतना प्रेशर है, उसके दिमाग में इमेजेस ही कुछ अलग हैं, उस स्पेशल मोमेंट की, उस इंटीमेसी की जो इमेज है उसके दिमाग में कुछ अलग ही है। वो पता नहीं कौन सा ही एक अपनी इमेजिनरी दुनिया में क्या परफॉर्म करने के लिए चाह रहा है, अपने आप को नॉर्मली नहीं मान रहा। तो वहाँ पर एक्चुअल में फिर एक ट्रुथ उसके सामने आएगा कि हाँ मैं नहीं कर पाया ढंग से। तो वहाँ पर वो उसको ऐसे लेकर इनसिक्योरिटी की तरह कि अभी मुझे छोड़ ना दे, या ये मुझे इस बात पे इंसल्ट ना करे, कहीं इसने और किसी को भी बता दिया ये बात कि अरे वो तो ऐसा ही है, तो मेरा तो बिल्कुल ही इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो इससे एंग्जाइटी बढ़ती रहती है, क्योंकि इस तरीके के सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के केसेस भी आते हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसे लूप बनता है कि आपने किसी चीज़ की इमेज अपने दिमाग में क्या सेट कर रखी है। जब आपने इमेज ही गलत सेट कर रखी है, आप उसी इमेज से मैच करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को इंसान ही नहीं समझ रहे हो, कि आप यही नहीं समझ रहे हो कि ये तो इंटीमेसी, जो फिजिकल इंटीमेसी है, इमोशनल इंटीमेसी से ग्रेजुअली बिल्ड होती है। जब आप किसी के साथ बहुत हाई इमोशनल स्टेट में होते हो, कंफर्टेबल होते हो, एंड देन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ डेवलप होती है। तो वो चीज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर की वजह से लोग इस एंग्जाइटी में भी फंस जाते हैं। राइट। सो एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे आप स्पेशली यंग जनरेशन के लिए? देखिए, जो भी यंग जनरेशन है एज वाइज या बाय हार्ट, तो उन सब के लिए एक ही मैसेज है कि लाइफ बहुत ही प्रीशियस है और बहुत ब्यूटीफुल है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर आप लाइफ को रियल मायने में जीना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझ कर जियो, क्योंकि इंसान ने अपने आप को समझा नहीं, वो दुनिया को समझने में निकल पड़ता है। वहीं से उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, वहीं से उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है, और वहीं से वो डिप्रेशन या किसी भी तरीके की और सफरिंग में एंटर हो जाता है। तो मेरा जो हमेशा एक मैसेज रहता है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने साथ बैठो और अपने आप को समझो कि जितनी भागदौड़ में तुम हो, तुम्हें सच में उतना चाहिए भी, ज़रूरत भी है, या सिर्फ सब भाग रहे हैं इसलिए आपको भागना है। और अगर आप इस चीज़ को समझ पाओ, जो कि बात सिंपल भी है पर बड़ी गहरी है, आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा, और आपसे अननेसेसरी की फिजूल की चीज़ें वो अपने आप ही छूटती चली जाएंगी, क्योंकि ज़बरदस्ती छुड़वाई नहीं जा सकती। अंडरस्टैंडिंग से, उस अवेयरनेस से छूटती चली जाएंगी, और जितनी बचेंगी वो इतनी क्वालिटी होंगी, आपको हर पल में जीने में मज़ा आएगा। और मजाल ही नहीं है कि कोई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको छू पाए। ये थोड़ा मुश्किल तो लगेगा आज की दुनिया में, बट ये पॉसिबल है, और ये जो भी चाहेगा वो कर सकता है। तो मेरा एक यही मैसेज रहता है कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो और अपने लिए जियो। राइट। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट है ऑडियंस को अच्छा लगा हो। तो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, एंड ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।